मुंबई के सबसे आलीशान इलाके में स्थित सिंघानिया हवेली आज रात अनगिनत रोशनी से जगमगा रही थी। शहर के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग इस भव्य पार्टी में हिस्सा लेने आए थे। हर तरफ महंगी शराब और महंगे परिधानों की चमक थी। इस चकाचौंध के बीच माया बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसका साधारण लिबास वहां मौजूद हर किसी की आंखों में खटक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। वह जानती थी कि आज रात क्या होने वाला है। अचानक हॉल में एक गहरी शांति छा गई। सीढ़ियों से आर्यन सिंघानिया नीचे उतर रहा था। आर्यन का व्यक्तित्व बेहद आकर्षक था, लेकिन उसके चेहरे पर एक खतरनाक गुरूर साफ नजर आ रहा था। वह इस विशाल व्यापारिक साम्राज्य का इकलौता वारिस था। उसकी चाल में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए काफी था। उसके साथ शहर की जानी मानी हस्ती तान्या कपूर भी थी। दोनों की जोड़ी को देखकर सभी मेहमान तालियां बजाने लगे। माया ने एक ठंडी सांस ली और अपने चेहरे के भावों को कठोर कर लिया। आर्यन ने माइक हाथ में लिया और पूरे हॉल में अपनी भारी आवाज गूंजने दी। उसने कहा कि आज की रात सिंघानिया परिवार के लिए बहुत खास है, क्योंकि हम एक पुरानी और बेमतलब की सगाई को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहे हैं। उसकी नजरें सीधे माया पर टिक गईं, जो भीड़ के पीछे शांत खड़ी थी। आर्यन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा कि हमारे परिवार का स्तर इस शहर में सबसे ऊंचा है और हम किसी ऐसे इंसान को अपने घर का हिस्सा नहीं बना सकते जिसकी कोई हैसियत ही ना हो। आर्यन के शब्दों में जहर था जो सीधे माया के सम्मान पर वार कर रहा था। उसने खुलेआम कहा कि माया जैसी लड़की केवल हमारे पैसों के लिए इस रिश्ते से चिपकी हुई थी। उसने तान्या का हाथ पकड़कर हवा में उठाया और घोषणा की कि सिंघानिया परिवार की अगली बहू तान्या कपूर होगी। मेहमानों के बीच कानाफूसी होने लगी और हर कोई माया की तरफ तरस भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस शांत और साधारण दिखने वाली लड़की के अंदर क्या चल रहा है। माया ने उन अपमानजनक शब्दों को सुनकर भी अपनी पलकें नहीं झपकाईं। उसका दिमाग पूरी तरह से शांत था और वह अपने अगले कदम के बारे में सोच रही थी। उसके पास एक ऐसा रहस्य था जो इस पूरे परिवार को रातों रात सड़क पर ला सकता था। वह जानती थी कि आर्यन का अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और आज यही कमजोरी उसका सर्वनाश करेगी। उसने धीरे से अपने कान में लगे एक छोटे से संचार उपकरण को छुआ और अपने वफादार सहायक को एक गुप्त संदेश भेजा। हवेली के बाहर एक काली गाड़ी में बैठा माया का सहायक विक्रम तुरंत हरकत में आ गया। उसने अपने लैपटॉप पर कुछ कमांड टाइप किए और एक बेहद जरूरी फाइल का प्रिंटआउट निकालना शुरू कर दिया। विक्रम जानता था कि उसकी मालकिन अब तक अपनी पहचान छिपाकर क्यों रही थी। माया ने हमेशा सादगी को महत्व दिया था, लेकिन आज सिंघानिया परिवार ने सारी हदें पार कर दी थी। विक्रम ने एक काले रंग का भारी ब्रीफकेस उठाया और हवेली के मुख्य द्वार की तरफ तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। माया धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए मुख्य मंच की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों में एक अजीब सी दृढ़ता थी जिसने आसपास खड़े लोगों को अपने आप पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आर्यन ने जब माया को अपनी तरफ आते देखा तो उसके चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि माया अब रोते हुए उससे भीख मांगेगी और अपनी बेइज्जती का तमाशा बनाएगी। तान्या ने भी माया को नीचा दिखाने के लिए अपनी नाक सिकोड़ ली और आर्यन के कंधे पर अपना सिर रख दिया। माया मंच के बिल्कुल सामने आकर रुक गई और उसने अपनी गहरी नजरें आर्यन की आंखों में डाल दी। उसने बेहद ठंडी और शांत आवाज में कहा कि आर्यन सिंघानिया, तुमने जो कुछ भी कहा वह तुम्हारी छोटी सोच का परिणाम है। तुमने पैसों के गुरूर में आकर एक इंसान की कीमत का अंदाजा लगाने की जो भारी भूल की है वह तुम्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है। आर्यन ने जोर से हंसते हुए कहा कि तुम जैसी गरीब लड़की मुझे क्या नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं है। माया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई जो आर्यन के लिए बेहद खौफनाक थी। उसने कहा कि तुम जिस दौलत पर इतना घमंड कर रहे हो
वह मेरे लिए सिर्फ एक छोटा सा खेल है। तुम्हारे सिंघानिया समूह की कुल संपत्ति मेरे साम्राज्य के एक छोटे से हिस्से के बराबर भी नहीं है। यह सुनकर हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और आपस में फुसफुसाने लगे। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने माया को तुरंत हवेली से बाहर धक्के मारकर निकालने का आदेश दे दिया। आर्यन के सुरक्षा गार्ड तेजी से माया की तरफ लपके ताकि उसे जबरदस्ती बाहर निकाल सके, लेकिन तभी हवेली के मुख्य दरवाजे बड़े जोर से खुले और विक्रम वहां आकर खड़ा हो गया। विक्रम की सख्त शारीरिक बनावट और उसके चेहरे की कठोरता देखकर गार्ड अपने आप पीछे हट गए। विक्रम सीधे माया के पास पहुंचा और उसने वह भारी काला ब्रीफकेस माया के कदमों में रख दिया। विक्रम ने सम्मान के साथ सिर झुकाया और माया को संबोधित करते हुए कहा कि मैडम, आपकी सारी संपत्तियों के दस्तावेज पूरी तरह से तैयार हैं। आर्यन और उसका परिवार यह सब देखकर पूरी तरह से सन्न रह गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली सी लड़की को कोई इतना सम्मान क्यों दे रहा है और उस ब्रीफकेस में आखिर ऐसा क्या है। आर्यन ने चिल्लाते हुए पूछा कि यह सब क्या नाटक चल रहा है और यह अजनबी आदमी मेरे घर में कैसे घुस आया। माया ने बिना कोई जवाब दिए धीरे से उस ब्रीफकेस का ताला खोला और उसमें रखे सारे कागजात बाहर निकाल लिए। उन कागजातों पर कई अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की मुहर लगी हुई थी। माया ने उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने हाथों में उठाया और सीधे आर्यन की आंखों में देखते हुए मंच की सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसने कहा कि आर्यन, तुमने मुझे हमेशा एक गरीब और लाचार लड़की समझा जिसे तुम आसानी से अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात बताने जा रही हूं जिसे तुम कभी भी भूल नहीं पाओगे। उसने वह पहला दस्तावेज आर्यन के चेहरे पर दे मारा और कहा कि यह तुम्हारे उस सबसे बड़े प्रोजेक्ट के असल मालिकाना हक के कागज हैं जिस पर तुम्हें इतना घमंड था। आर्यन ने घबराहट में उस कागज को उठाया और उसे पढ़ने लगा। कागज पर लिखी बातें पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। वह प्रोजेक्ट जिस पर सिंघानिया समूह का पूरा भविष्य टिका हुआ था, उसका असली मालिक कोई और नहीं बल्कि माया थी। माया ने एक के बाद एक कई और दस्तावेज आर्यन के ऊपर फेंकने शुरू कर दिए। हर एक कागज सिंघानिया परिवार की बर्बादी का एक नया पैगाम लेकर आ रहा था और आर्यन बस मूकदर्शक बनकर सब कुछ देख रहा था। माया की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी और हर एक शब्द आर्यन के दिल पर एक हथौड़े की तरह वार कर रहा था। उसने चिल्लाकर कहा कि तुम जिस अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संघ के सदस्य बनने का सपना देख रहे हो, उसकी मुख्य संस्थापक मैं ही हूं। यह सुनते ही हॉल में मौजूद बड़े बड़े उद्योगपति भी हैरान रह गए, क्योंकि वे सभी उस रहस्यमयी संस्थापक से मिलने के लिए बेताब थे। माया ने एक और फाइल आर्यन के चेहरे पर दे मारी, जिसमें सिंघानिया समूह के उन सभी काले कारनामों का सबूत मौजूद था। आर्यन के पिता मिस्टर सिंघानिया अब तक चुपचाप यह सारा तमाशा देख रहे थे, लेकिन अब उनसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह तेजी से आगे आए और उन्होंने माया को रोकने की कोशिश करते हुए कहा कि तुम यह सब झूठ बोल रही हो। कोई भी मामूली लड़की रातों रात इतनी बड़ी संपत्ति की मालकिन नहीं बन सकती। जरूर इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई है। माया ने मिस्टर सिंघानिया की तरफ देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि साजिश आप लोगों ने मेरे खिलाफ की थी और यह उसका नतीजा है। माया ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने जानबूझकर अपनी असली पहचान तुम लोगों से छिपाकर रखी थी। मैं यह देखना चाहती थी कि तुम लोग एक इंसान को उसके पैसे के बिना कितनी इज्जत दे सकते हो, लेकिन तुम लोगों ने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है और तुम सिर्फ दौलत के गुलाम हो। तुमने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया और मुझे सबके सामने जलील किया, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली ताकत और दौलत क्या होती है और इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। माया ने अपनी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण फाइल निकाली और उसे पूरी ताकत से आर्यन के चेहरे पर दे मारा। उसने कहा कि इस फाइल में मेरी उन सभी संपत्तियों का विवरण है जो तुम्हारे इस पूरे साम्राज्य से
10 गुना से भी ज्यादा बड़ी हैं। यह सुनते ही आर्यन पूरी तरह से टूट गया और उसके घुटने जमीन पर टिक गए, क्योंकि उसने उस फाइल में लिखे आंकड़े देख लिए थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उसने भिखारी समझकर ठुकरा दिया, वह वास्तव में एक बहुत बड़ी महारानी निकली। तान्या कपूर, जो कुछ देर पहले तक आर्यन के साथ खड़े होकर मुस्कुरा रही थी, अब पूरी तरह से खौफजदा थी। उसने समझ लिया था कि आर्यन का भविष्य अब पूरी तरह से अंधकार में डूब चुका है और माया किसी को नहीं छोड़ने वाली। तान्या धीरे से पीछे हटने लगी ताकि वह इस पूरे मामले से खुद को सुरक्षित बाहर निकाल सके, लेकिन माया की तेज नजरों से वह बच नहीं सकी। माया ने तान्या की तरफ देखकर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि तुम भी इस डूबते हुए जहाज के साथ नीचे जाने के लिए तैयार रहना। पार्टी में आए सभी मेहमान अब तक पूरी तरह से खामोश थे और इस अविश्वसनीय दृश्य को अपनी आंखों में कैद कर रहे थे। कुछ लोग जो पहले आर्यन का समर्थन कर रहे थे, अब वे सब माया के पक्ष में बोलने लगे थे, क्योंकि दुनिया हमेशा ताकतवर के आगे ही झुकती है। माया ने साबित कर दिया था कि वह सिर्फ पैसे से ही नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और योजना से भी सबसे ऊपर है। उसने जिस तरह से सिंघानिया परिवार के अहंकार को चकनाचूर किया था, वह सबके लिए एक बहुत बड़ा और कड़वा सबक था। माया ने विक्रम को इशारा किया और विक्रम ने मंच पर आकर एक कानूनी नोटिस आर्यन के पिता के हाथों में थमा दिया। माया ने कठोर आवाज में कहा कि कल सुबह तक तुम लोगों को मेरी वह सारी संपत्तियां वापस करनी होंगी जिन पर तुमने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह सारे दस्तावेज सीधा पुलिस और मीडिया के पास पहुंच जाएंगे और तुम सभी को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। यह सुनकर मिस्टर सिंघानिया के माथे पर पसीना आ गया और वह पूरी तरह से असहाय नजर आने लगे। आर्यन का सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका था और उसे समझ आ गया था कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। वह धीरे से अपनी जगह से उठा और माया के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि माया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं तुम्हारी असली कीमत नहीं पहचान पाया। माया ने आर्यन के आंसुओं को देखकर भी कोई दया नहीं दिखाई, क्योंकि वह जानती थी कि यह सिर्फ मगरमच्छ के आंसू हैं जो डर की वजह से निकल रहे हैं। माया ने आर्यन की तरफ नफरत भरी नजरों से देखा और कहा कि तुम्हारी माफी अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुमने मुझे तब जलील किया था जब मैं बिल्कुल अकेली थी, और अब तुम मेरी ताकत देखकर मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हो। यह तुम्हारी असली सच्चाई है कि तुम सिर्फ ताकत के सामने झुकते हो और कमजोरों को कुचलना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हो। मेरी तरफ से तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी और तुम्हें अपने किए हुए हर एक बुरे काम की पूरी सजा भुगतनी ही पड़ेगी, क्योंकि न्याय का वक्त आ चुका है। माया ने अपने कपड़े ठीक किए और मुड़कर मंच से नीचे उतरने लगी। विक्रम उसके पीछे पीछे चल रहा था और उसने वह खाली ब्रीफकेस वापस अपने हाथ में ले लिया था। माया ने जाते जाते पूरे हॉल में मौजूद लोगों को एक आखिरी बार देखा और कहा कि आज रात की ये पार्टी आप सभी को हमेशा याद रहेगी। आप लोग यह कभी मत भूलना कि किसी भी इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों या उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसके दिमाग की ताकत से तय की जाती है। हॉल का बड़ा दरवाजा फिर से खुला और माया उस शानदार हवेली से बाहर निकल गई जहां उसे अपमानित करने के लिए बुलाया गया था। वह जब हवेली में आई थी तो एक साधारण और गरीब लड़की थी, लेकिन अब वह एक ऐसी विजेता बनकर लौट रही थी जिसने पूरे साम्राज्य को हिला दिया था। उसकी काली गाड़ी हवेली के दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। विक्रम ने तेजी से आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला और माया पूरी शानो शौकत के साथ गाड़ी में बैठ गई और अंधेरे में ओझल हो गई। माया के जाने के बाद हवेली में एक अजीब सी मनहूस खामोशी छा गई थी जो मौत के सन्नाटे जैसी महसूस हो रही थी। आर्यन जमीन पर बैठा हुआ था और उसके चारों तरफ वे सारे दस्तावेज बिखरे पड़े थे जो उसकी बर्बादी का खुला ऐलान कर रहे थे। मिस्टर सिंघानिया अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गए थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा
था कि इस भयानक तूफान से अपने परिवार को कैसे बचाया जाए। आज रात सिंघानिया परिवार ने सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी इज्जत और अपना भविष्य भी खो दिया था। आर्यन ने अचानक एक जंगली जानवर की तरह चीखते हुए पास रखी एक कांच की मेज को लात मारकर तोड़ दिया। कांच के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह आर्यन को रोकने के लिए आगे आए। उसने अपने पिता की तरफ देखा और कहा कि मैं उस मामूली सी लड़की को इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा और उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह गुस्से में कांप रहा था और उसका चेहरा नफरत की आग में पूरी तरह से जल रहा था। मिस्टर सिंघानिया ने गहरी सांस ली और अपने बेटे आर्यन को शांत करने की कोशिश करते हुए उसे वास्तविकता समझाने लगे। उन्होंने कहा कि आर्यन, अब हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा, क्योंकि वह लड़की अब कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने जिस तरह से हमारे सबसे बड़े प्रोजेक्ट के कागजात हमारे मुंह पर मारे हैं, उससे साफ पता चलता है कि वह पूरी तैयारी के साथ आई है। अगर हमने अब कोई भी गलत कदम उठाया तो हमारा बचा खोचा साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। आर्यन ने अपने पिता की बात अनसुनी कर दी और उसने अपनी जेब से फोन निकालकर एक बहुत ही खतरनाक अपराधी को कॉल किया। उसने फोन पर धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में कहा कि मुझे माया नाम की उस लड़की की सारी जानकारी चाहिए और उसे खत्म करने का प्लान तैयार करो। रात का अंधेरा अब और भी गहरा हो चुका था और सिंघानिया हवेली के बाहर एक भयानक तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा था। माया की एक छोटी सी चाल ने पूरे मुंबई शहर के शक्तिशाली लोगों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी थी। माया की काली गाड़ी सिंघानिया हवेली से दूर मुंबई की सुनसान सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी। कार के अंदर एक गहरी शांति थी, जो उस तूफान के विपरीत थी जिसे वह पीछे छोड़कर आई थी। विक्रम गाड़ी चला रहा था और वह बार बार अपनी मालकिन के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था। माया का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक विजयी चमक साफ नजर आ रही थी। उसने खिड़की के बाहर देखा और ठंडी हवा का आनंद लिया। विक्रम ने अपनी नजरें सड़क पर रखते हुए बेहद सम्मानजनक आवाज में कहा कि मैडम, आज आपने उन अहंकारी लोगों को उनकी असली औकात दिखा दी है। जिस तरह से आपने अपनी संपत्ति के दस्तावेज उस घमंडी आर्यन के मुंह पर मारे, वह दृश्य हमेशा के लिए यादगार बन गया है। माया ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि यह तो सिर्फ शुरुआत है विक्रम, अभी उन्हें बहुत कुछ सहना है। मैंने अपनी योजना पहले ही बना ली थी, बस सही समय का इंतजार था। माया को वह दिन अच्छी तरह याद था जब वह पहली बार सिंघानिया परिवार से मिलने उनके भव्य कार्यालय में गई थी। तब उसने जानबूझकर एक बहुत ही साधारण साड़ी पहनी थी ताकि वह उनके असली चरित्र को परख सके। आर्यन और उसके पिता ने तब भी उसका भयानक मजाक उड़ाया था और उसे एक भिखारिन समझकर अपमानित किया था। माया ने उसी दिन कसम खा ली थी कि वह इस पूरे परिवार के घमंड को एक दिन चकनाचूर कर देगी और उन्हें सड़क पर ला खड़ा करेगी। दूसरी तरफ सिंघानिया हवेली के अंदर का नजारा किसी भयानक सपने जैसा लग रहा था, जहां हर तरफ सिर्फ मायूसी पसरी हुई थी। आर्यन फर्श पर बिखरे हुए उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपने कांपते हुए हाथों से समेटने की नाकाम कोशिश कर रहा था। कागज के हर एक पन्ने पर लिखे हुए आंकड़े उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे और उसे पागल कर रहे थे। माया की कुल संपत्ति सिंघानिया समूह की हैसियत से 10 गुना ज्यादा थी और यह सच्चाई आर्यन के गले नहीं उतर रही थी। मिस्टर सिंघानिया ने अपने सबसे भरोसेमंद वकील को तुरंत हवेली में बुलाया ताकि वे इन सारे दस्तावेजों की असलियत की जांच कर सके। वकील ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए उन सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्रों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वकील उन कागजातों को पढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे का रंग पीला पड़ता जा रहा था। उसने भारी आवाज में कहा कि सर, यह सारे दस्तावेज असली हैं और वह लड़की सचमुच एक बहुत बड़ी अरबपति है। वकील की यह बात सुनते ही पूरे सिंघानिया परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें अपना भविष्य अंधकार में डूबता हुआ नजर आने लगा। तान्या कपूर
जो आर्यन के साथ अपनी शादी के सपने सजा रही थी, वह अब फूट फूट कर रोने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि उसने एक डूबते हुए जहाज पर अपना पैर रख दिया है और अब उसका भी बर्बाद होना तय है। मिस्टर सिंघानिया ने गुस्से में अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें अपनी हार सामने दिख रही थी। माया की टीम ने अपना काम बहुत ही सफाई से किया था और उन्होंने हवेली के अंदर हुए तमाशे की भनक मीडिया को दे दी थी। रातों रात मुंबई के सभी बड़े समाचार चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आर्यन सिंघानिया की बेइज्जती की खबरें आग की तरह फैलने लगी थीं। हर कोई उस रहस्यमयी लड़की के बारे में जानना चाहता था, जिसने इतने बड़े और ताकतवर परिवार को धूल चटा दी थी। इंटरनेट पर माया के नाम का डंका बजने लगा था और लोग उसे नई हीरोइन मान रहे थे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ माया अपने असली और शानदार कार्यालय में पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रवेश कर रही थी। यह गगनचुंबी इमारत मुंबई के सबसे महंगे इलाके में स्थित थी और यहाँ से पूरा शहर बहुत छोटा नजर आता था। माया ने आज एक बहुत ही कीमती बिजनेस सूट पहना हुआ था, जो उसकी ताकत और उसके रुतबे को साफ तौर पर दर्शा रहा था। कार्यालय के सभी कर्मचारी अपनी जगह पर खड़े हो गए और उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ अपनी मालकिन का स्वागत किया। माया सीधे अपने भव्य बोर्डरूम में गई, जहां उसके सभी मुख्य रणनीतिकार और वित्तीय सलाहकार पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। उसने अपनी कुर्सी पर बैठते ही एक बहुत ही गंभीर नज़र अपने सभी अधिकारियों पर डाली। उसने आदेश दिया कि मुझे सिंघानिया समूह के हर एक व्यापारिक साझेदार और उनके बैंक खातों की पूरी जानकारी तुरंत चाहिए। आज से हम उनके व्यापारिक साम्राज्य पर अपना सीधा हमला शुरू करेंगे और उन्हें संभलने का एक भी मौका नहीं देंगे, क्योंकि अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। जैसे ही शेयर बाजार खुला, सिंघानिया समूह के शेयरों में भारी गिरावट आनी शुरू हो गई, जिसने पूरे वित्तीय बाजार को हिलाकर रख दिया। निवेशकों के बीच एक भयानक अफरा-तफरी मच गई थी, क्योंकि रात की पार्टी की खबरें अब हर अखबार के पहले पन्ने पर छप चुकी थीं। लोग डर के मारे अपने सारे शेयर औने पौने दामों पर बेचने लगे थे, जिससे सिंघानिया परिवार को करोड़ों का भारी नुकसान हो गया। आर्यन अपने कार्यालय में बैठा हुआ स्क्रीन पर गिरते हुए ग्राफ को देखकर खून के आंसू रो रहा था। आर्यन ने घबराहट में अपने फोन को उठाया और अपने सबसे पुराने निवेशकों को कॉल करना शुरू कर दिया, ताकि वह उन्हें शांत कर सके। लेकिन किसी भी निवेशक ने उसका फोन उठाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वे सभी माया की असली ताकत से वाकिफ हो चुके थे। दुनिया हमेशा उगते हुए सूरज को सलाम करती है, और आज मुंबई के व्यापारिक आसमान में सिर्फ माया नाम का सूरज ही पूरी शान से चमक रहा था। आर्यन को पहली बार अपनी पूरी जिंदगी में इतनी भयानक लाचारी का एहसास हो रहा था। उसी समय माया के कार्यालय में एक अलग ही तरह का जश्न और उत्साह का माहौल बना हुआ था, जो उनकी बहुत बड़ी जीत का जश्न था। माया के वित्तीय विशेषज्ञ बाजार में गिरते हुए सिंघानिया समूह के शेयरों को बहुत ही कम कीमत पर भारी मात्रा में खरीद रहे थे। विक्रम ने मुस्कुराते हुए माया को जानकारी दी कि हमने उनके मुख्य प्रोजेक्ट के लगभग 50% से भी ज्यादा शेयर अपने नाम कर लिए हैं। माया ने अपनी कॉफी का घूंट पीते हुए एक बहुत ही संतुष्ट मुस्कान के साथ सिर हिलाया। सिंघानिया मुख्यालय में मिस्टर सिंघानिया गुस्से से आगबोला होकर आर्यन के केबिन में घुसे और उन्होंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारी उस एक छोटी सी बेवकूफ़ी और तुम्हारे असीमित घमंड ने आज हमें सड़क पर ला खड़ा किया है। तुमने बिना सोचे समझे एक ऐसी लड़की से दुश्मनी मोल ली जो असल में एक समंदर है और हम सिर्फ एक छोटी सी नाव हैं। आर्यन ने नजरें नीचे कर ली, क्योंकि उसके पास अपने पिता के इन कड़वे सवालों का कोई भी सही जवाब नहीं था। आर्यन के अंदर का अहंकार अभी भी पूरी तरह से मरा नहीं था, बल्कि वह अब एक बहुत ही भयानक नफरत में बदल चुका था। उसने अपने पिता से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इस माया नाम की मुसीबत को हमेशा के लिए अपने रास्ते से बहुत जल्द हटा दूंगा। मिस्टर सिंघानिया ने डरते हुए पूछा कि तुम अब कौन सा नया पागलपन करने जा रहे हो, जिससे हमारी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाए।
आर्यन ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा कि अब यह खून की लड़ाई होगी। माया का सूचना तंत्र इतना मजबूत था कि उसे आर्यन के हर एक गलत और खतरनाक कदम की जानकारी पहले से ही मिल जाती थी। विक्रम ने माया के केबिन में आकर उसे बताया कि आर्यन ने शहर के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ एक बहुत ही गुप्त बैठक की है। माया ने यह सुनकर कोई हैरानी नहीं दिखाई, बल्कि उसके चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी मुस्कान उभर आई जो उसके आत्मविश्वास को दर्शा रही थी। उसने विक्रम से कहा कि मुझे पता था कि वह अपनी हार इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। माया ने तुरंत अपने मुख्य सुरक्षा अधिकारी को अपने पास बुलाया और उसे सारी स्थिति से बहुत ही विस्तार से अवगत कराया। उसने आदेश दिया कि आज से मेरी और मेरे कार्यालय की सुरक्षा को 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाए और हर एक इंसान पर कड़ी नजर रखी जाए। वह जानती थी कि आर्यन अब किसी भी हद तक गिर सकता है, लेकिन माया ने भी हर एक खतरे से निपटने की पूरी और मजबूत तैयारी कर रखी थी। वह कोई कमजोर लड़की नहीं थी जिसे आसानी से डराया या धमकाया जा सके। इस बीच तानिया कपूर ने अपने परिवार के साथ मिलकर एक बहुत ही स्वार्थी लेकिन समझदारी भरा फैसला लिया, जिसने आर्यन को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसने मीडिया में एक आधिकारिक बयान जारी कर दिया कि उसका आर्यन सिंघानिया या उसके किसी भी व्यापारिक काम से कोई भी सीधा लेना देना नहीं है। तान्या ने सगाई तोड़ने का पूरा दोष आर्यन के घमंड और उसके खराब व्यवहार पर डाल दिया ताकि वह खुद को इस विवाद से सुरक्षित रख सके। जब आर्यन ने यह खबर टीवी पर देखी तो उसने अपना फोन तोड़ दिया। दोपहर होते होते माया के वकीलों ने सिंघानिया समूह को एक और बहुत ही बड़ा कानूनी नोटिस भेज दिया, जिसने उनकी रातों की नींद उड़ा दी। इस नोटिस में साफ तौर पर लिखा था कि आर्यन ने माया की जिस संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किया था उसे ब्याज सहित वापस करना होगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी मुख्य इमारत और उनके सारे बैंक खातों को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। मिस्टर सिंघानिया अब पूरी तरह से टूट चुके थे और उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इन सब व्यापारिक उथल पुथल और दुश्मनी के बीच माया ने दोपहर का अपना समय शहर के एक बहुत ही बड़े अनाथालय में बिताने का फैसला किया। वह उन छोटे और मासूम बच्चों के बीच जाकर बहुत ही खुश महसूस कर रही थी और उनके साथ मिलकर खेल रही थी। माया ने हमेशा अपनी अपार दौलत का इस्तेमाल अच्छे कामों और गरीबों की मदद के लिए ही किया था, जो उसे सिंघानिया परिवार से बिल्कुल अलग बनाता था। वह जानती थी कि असली ताकत पैसे में नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर राज करने में होती है। शाम के समय जब माया वापस अपने कार्यालय लौटी तो विक्रम एक बहुत ही अहम खबर के साथ उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। विक्रम ने बताया कि आर्यन ने अपनी कंपनी को पूरी तरह से दिवालिया होने से बचाने के लिए अपने पुश्तैनी घर को गिरवी रखने का फैसला कर लिया है। माया ने यह सुनकर खिड़की के बाहर देखा और मुंबई के खूबसूरत डूबते हुए सूरज को बहुत ही गहरी और ठंडी नजरों से निहारने लगी। उसने कहा कि जो लोग दूसरों का घर उजाड़ने की कोशिश करते हैं उनका अपना घर भी नीलाम हो जाता है। माया का यह शानदार कार्यालय अब शहर की सारी व्यापारिक गतिविधियों और सत्ता का एक नया और सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। बड़े बड़े राजनेता और उद्योगपति जो कल तक आर्यन के आगे पीछे घूमते थे, आज वे माया से मिलने के लिए उसके कार्यालय के बाहर कतार में खड़े थे। माया ने किसी से भी मिलने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वह इन सभी मतलबी और स्वार्थी लोगों की असलियत को बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी। वह सिर्फ अपने काम और अपने लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। माया ने अपनी मेज की दराज खोली और उसमें रखे हुए सिंघानिया समूह के उन पुराने दस्तावेजों को बाहर निकाला जिन्हें उसने कल रात हवेली में फेंका था। उन कागजातों को देखकर उसे आर्यन का वह डरा हुआ चेहरा याद आ गया, जिसने उसे एक बहुत ही अजीब सी शांति और संतुष्टि प्रदान की। उसने उन कागजों को वापस दराज में रख दिया और अपने लैपटॉप को बंद कर दिया, क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा सफल रहा था। वह जानती थी कि आने वाले दिन और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। रात के भयानक अंधेरे में
आर्यन मुंबई के एक बहुत ही सुनसान इलाके में अपनी काली गाड़ी के अंदर किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी एक आदमी, जिसके चेहरे पर एक बहुत ही गहरा निशान था, वह धीरे धीरे आर्यन की गाड़ी के पास आया और उसने खिड़की पर दस्तक दी। आर्यन ने खिड़की का शीशा नीचे किया और उस आदमी को पैसों से भरा एक बहुत ही बड़ा और भारी बैग थमा दिया। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा कि मुझे कल सुबह तक उस माया नाम की लड़की की लाश चाहिए। उस खतरनाक आदमी ने पैसों से भरे उस बैग को खोला और उसमें रखी हुई गड्डियों को देखकर उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभर आई। उसने अपनी खुरदरी आवाज में आर्यन को भरोसा दिलाते हुए कहा कि तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, कल सुबह का सूरज वह लड़की कभी भी नहीं देख पाएगी, यह मेरा वादा है। आर्यन ने गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ाया और वहां से तेजी से निकल गया, क्योंकि वह इस गंदे काम में अपना नाम बिल्कुल भी सामने नहीं आने देना चाहता था। उसे लग रहा था कि उसने सारी परेशानियों का हल ढूंढ लिया है। उसी समय माया अपने कार्यालय के पेंट हाउस में अकेली बैठी हुई थी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की फाइलों का अध्ययन कर रही थी। बाहर शहर की सारी बत्तियां चमक रही थीं, जो एक बहुत ही खूबसूरत नजारा पेश कर रही थीं, लेकिन माया का पूरा ध्यान सिर्फ अपने जरूरी काम पर लगा हुआ था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत का एक बहुत ही खौफनाक साया धीरे धीरे उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। लेकिन माया कोई साधारण शिकार नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी मजबूत शिकारी थी जो तैयार रहती थी। विक्रम, जो माया का सबसे वफादार अंगरक्षक था, वह नियंत्रण कक्ष में बैठा हुआ हवेली के चारों तरफ लगे हर एक सुरक्षा कैमरे पर नजर रखे हुए था। उसे आर्यन की हरकतों पर पहले से ही बहुत ज्यादा शक था और वह जानता था कि एक घायल जानवर हमेशा बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है। विक्रम ने अपने सभी सुरक्षा कर्मचारियों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ था और उन्हें आदेश दिया था कि किसी भी अजनबी को इमारत के आसपास बिल्कुल भी फटकने न दिया जाए। वह अपनी मालकिन की जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार रहता था। मुंबई की यह रात बहुत ही ज्यादा लंबी होने वाली थी, क्योंकि घमंड और सच्चाई के बीच की यह लड़ाई अब एक नया मोड़ ले चुकी थी। आर्यन को लग रहा था कि वह एक हथियारे को पैसे देकर अपना सारा खोया हुआ साम्राज्य और अपनी इज्जत वापस बहुत आसानी से हासिल कर लेगा। लेकिन वह यह भूल गया था कि माया ने अपनी यह विशाल संपत्ति खैरात में नहीं, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत से कमाई है। अब आने वाला कल ही यह तय करेगा कि इस भयानक खेल में असली और आखिरी जीत किसकी होती है। सुबह की पहली किरण के साथ ही माया की असली पहचान की खबर पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। हर एक न्यूज चैनल और अखबार के मुख्य पृष्ठ पर सिर्फ और सिर्फ उसी रहस्यमयी अरबपति लड़की की तस्वीरें छपी हुई थीं। सोशल मीडिया पर सिंघानिया परिवार के घमंड और उनकी भयानक हार के मीम्स बहुत तेजी से वायरल हो रहे थे। शहर के लोग अब यह जान चुके थे कि जिस लड़की को आर्यन ने सरेआम अपमानित किया था, वह असल में एक बहुत बड़े और ताकतवर साम्राज्य की इकलौती वारिस है। आर्यन अपनी शानदार हवेली के उस विशाल कमरे में लगातार बेचैनी से टहल रहा था और उसकी लाल आंखें रात भर न सोने की गवाही दे रही थीं। उसने अपने हाथों में पकड़े हुए शराब के गिलास को पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा, जिससे कांच के टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी पूरी जिंदगी इस तरह से कैसे पलट गई और वह एक पल में आसमान से सीधा जमीन पर कैसे गिर गया। उसका सारा घमंड अब एक भयानक डर और असुरक्षा की भावना में बदल चुका था। मिस्टर सिंघानिया सुबह से ही अपने वकीलों और वित्तीय सलाहकारों के साथ एक बहुत ही आपातकालीन और तनावपूर्ण बैठक कर रहे थे। उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए एक गहरी सांस ली, क्योंकि उनकी कंपनी के शेयर आज सुबह बाजार खुलते ही भारी गिरावट का शिकार हो चुके थे। निवेशकों का उनके ऊपर से सारा भरोसा पूरी तरह से उठ चुका था और वे अपने पैसे निकालने के लिए बेताब हो रहे थे। उन्हें यह साफ नजर आ रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा
तो उनका पूरा खानदानी व्यवसाय बहुत जल्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ माया अपनी गगनचुंबी इमारत के सबसे ऊपरी माले पर स्थित अपने शानदार कार्यालय में बहुत ही शांति से बैठी हुई थी। उसने अपने सामने रखे हुए बड़े से कंप्यूटर स्क्रीन पर शेयर बाजार के गिरते हुए आंकड़ों को देखकर एक बहुत ही ठंडी और संतुष्ट मुस्कान दी। उसका दिमाग एक बहुत ही शातिर शतरंज के खिलाड़ी की तरह काम कर रहा था, जो अपने दुश्मन की हर एक चाल का पहले से ही अनुमान लगा लेता है। उसने अपने सबसे खास रणनीतिकार को बुलाया और उसे आगे की पूरी योजना विस्तार से समझाना शुरू कर दिया। माया ने अपने रणनीतिकार को साफ शब्दों में आदेश दिया कि सिंघानिया समूह के जितने भी मुख्य व्यापारिक साझीदार हैं, उन सभी से तुरंत संपर्क किया जाए। उसने कहा कि उन सभी साझीदारों को हमारे साम्राज्य के साथ जुड़ने का एक बहुत ही शानदार और लाभदायक प्रस्ताव दिया जाए, जिसे वे किसी भी कीमत पर ठुकरा न सकें। माया का मुख्य लक्ष्य आर्यन के पूरे व्यापारिक नेटवर्क को अंदर से पूरी तरह से खोखला करना था, ताकि वह बिना किसी बाहरी मदद के पूरी तरह से टूट जाए। यह उसका एक बहुत ही खतरनाक और अचूक हथियार था। हवेली में आर्यन ने अपना फोन उठाया और कल रात वाले उस खतरनाक हथियारे को कॉल करके बहुत ही गुस्से में पूछा कि काम अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ है। उस खूंखार आदमी ने बहुत ही शांत आवाज में जवाब दिया कि तुम्हारी उस लड़की की सुरक्षा व्यवस्था किसी देश के राष्ट्रपति से भी ज्यादा कड़ी और अभेद्य है। उसने बताया कि माया की इमारत के चारों तरफ इतने ज्यादा अत्याधुनिक सुरक्षा कैमरे और हथियारबंद गार्ड तैनात हैं कि वहां एक परिंदा भी बिना इजाजत के अपने पंख नहीं मार सकता। यह सुनकर आर्यन पूरी तरह से हताश हो गया। आर्यन ने गुस्से में अपना फोन काट दिया और शहर के कुछ बहुत ही भ्रष्ट और लालची राजनेताओं से संपर्क साधने की पूरी कोशिश की। वह चाहता था कि सरकारी शक्ति का इस्तेमाल करके माया के व्यापारिक साम्राज्य पर कई तरह के झूठे और बेबुनियाद छापे डलवाए जाएं। लेकिन उन सभी राजनेताओं ने आर्यन का नाम सुनते ही अपना फोन तुरंत बंद कर लिया, क्योंकि कोई भी माया जैसी ताकतवर महिला से पंगा लेना नहीं चाहता था। आर्यन को अब अच्छी तरह महसूस होने लगा था कि वह इस पूरी लड़ाई में बिल्कुल अकेला और असहाय पड़ चुका है। माया के कार्यालय में विक्रम बहुत ही तेज कदमों से चलता हुआ अंदर आया और उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फाइल माया की मेज पर रख दी। विक्रम ने बताया कि आर्यन ने अपनी हार से बौखलाकर आप पर एक बहुत ही जानलेवा हमला करवाने की साजिश रची थी, जिसे हमने समय रहते नाकाम कर दिया है। उसने यह भी बताया कि आर्यन अब सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर हमारे खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज करवाने की पूरी कोशिश कर रहा है। माया ने यह सब सुनकर अपनी आंखें बंद की और एक बहुत ही गहरी और लंबी सांस ली। माया ने अपनी आंखें खोली और उसकी नजरों में एक बहुत ही भयानक और बर्फीली ठंडक थी, जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। उसने विक्रम से कहा कि आर्यन ने मेरे ऊपर हमला करवाकर अपनी मौत के फरमान पर खुद ही अपने हाथों से हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैं अब तक सिर्फ उसके व्यापार और उसके घमंड को तोड़ रही थी, लेकिन अब मैं उसके पूरे वजूद को इस शहर के नक्शे से मिटा दूंगी। माया ने अपनी टीम को तुरंत ही एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक जवाबी हमला करने का सीधा आदेश दे दिया। दोपहर होते होते सिंघानिया समूह के मुख्यालय में बुरी खबरों का एक बहुत ही भयानक और कभी न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। कंपनी के सभी मुख्य विदेशी साझीदारों ने एक एक करके अपने सारे बड़े अनुबंध रद्द करने के आधिकारिक ईमेल भेजना शुरू कर दिए थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि वे किसी भी ऐसे इंसान के साथ काम नहीं कर सकते जो धोखाधड़ी और भारी बेइज्जती का सीधा शिकार हो चुका है। इन साझीदारों ने माया के आकर्षक प्रस्तावों को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था, जिससे मिस्टर सिंघानिया पूरी तरह से बर्बाद हो गए। आर्यन अपने पिता के केबिन में बहुत ही तेजी से घुसा और उसने देखा कि मिस्टर सिंघानिया अपने सीने को पकड़कर कुर्सी पर बहुत ही बेसुध हालत में लेटे हुए हैं। आर्यन घबरा गया और उसने तुरंत पानी का एक गिलास अपने पिता के मुंह से लगाया ताकि उनकी हालत में कुछ सुधार आ सके। मिस्टर सिंघानिया ने कांपती हुई आवाज में
कहा कि हमारा सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो गया है और हमारे सारे पुराने दोस्त आज हमारे दुश्मन बन चुके हैं। आर्यन ने अपने पिता को उस हालत में देखकर पहली बार अपनी गलती का एहसास किया, लेकिन आर्यन का वह अहंकार जो उसकी रगों में खून की तरह बहता था, उसे अपनी हार को आसानी से स्वीकार करने की इजाजत नहीं दे रहा था। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एक बहुत ही कठोर आवाज में कसम खाई कि वह अपने परिवार की इस बर्बादी का बदला माया से हर हाल में लेगा। उसने अपनी तिजोरी खोली और उसमें रखे हुए सारे अवैध हथियार और भारी मात्रा में नकद पैसा एक बड़े से काले बैग में भर लिया। वह अब पूरी तरह से एक पागल और खूंखार इंसान बन चुका था, जिसे किसी नियम की परवाह नहीं थी। उसी समय माया के सभी उच्च अधिकारी पूरे शहर में अपनी ताकत का बहुत ही बेहतरीन और प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। वे सिंघानिया समूह की उन सभी पुरानी और कमजोर कंपनियों को बहुत ही कम दामों में खरीद रहे थे, जो बाजार में बुरी तरह से पिट चुकी थीं। माया का मुख्य उद्देश्य सिर्फ आर्यन को बर्बाद करना नहीं था, बल्कि उन सभी बेगुनाह कर्मचारियों की नौकरी बचाना भी था जो आर्यन की बेवकूफ़ी का शिकार हो रहे थे। माया ने उन सभी कर्मचारियों को अपने नए और बहुत ही सुरक्षित संगठन में शामिल करने का भरोसा दिलाया। पूरा शहर माया के इस बहुत ही शानदार और तेज दिमाग वाले व्यापारिक खेल को देखकर पूरी तरह से दंग रह गया था और उसकी तारीफ कर रहा था। लोग यह देखकर हैरान थे कि कैसे एक अकेली लड़की ने इतने कम समय में एक इतने बड़े और घमंडी परिवार को उसके घुटनों पर ला दिया था। मीडिया के लोग माया का एक छोटा सा साक्षात्कार लेने के लिए उसकी इमारत के बाहर बहुत ही भारी संख्या में जमा हो गए थे, लेकिन माया ने किसी को भी कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी कि असली काम अभी बाकी है। आर्यन ने अपने कुछ बहुत ही वफादार और खतरनाक गुंडों को अपने पास बुलाया और उन्हें माया की इमारत के नक्शे को बहुत ही ध्यान से समझाना शुरू किया। उसने कहा कि हम आज रात माया की उस इमारत पर सीधा हमला करेंगे और उसे उसी के शानदार कार्यालय में पूरी तरह से खत्म कर देंगे। उसके गुंडों ने सिर हिलाया और अपने सारे अत्याधुनिक हथियारों को बाहर निकालकर उन्हें पूरी तरह से लोड करना शुरू कर दिया। आर्यन की आंखों में एक बहुत ही भयानक और पागलपन से भरी चमक थी जो विनाश की तरफ ले जा रही थी। दूसरी तरफ विक्रम, जो अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से मुस्तैद था, उसे अपने खुफिया सूत्रों से आर्यन के इस भयानक और आत्मघाती प्लान की पूरी जानकारी मिल गई। उसने बिना कोई समय बर्बाद किए तुरंत माया के कमरे में प्रवेश किया और उसे आर्यन की इस खतरनाक और पागलपन से भरी योजना के बारे में सब कुछ बता दिया। माया ने ये सुनकर अपने कंप्यूटर को बंद किया और एक बहुत ही रहस्यमयी और शांत मुस्कान के साथ विक्रम की तरफ देखा। उसे इस बात की पहले से ही अच्छी तरह से उम्मीद थी कि आर्यन ऐसा ही कुछ करेगा। माया ने बहुत ही शांत स्वर में विक्रम को आदेश दिया कि वह आर्यन और उसके गुंडों को हमारी इमारत के अंदर बहुत ही आसानी से घुसने दे। वह चाहती थी कि आर्यन को यह गलतफहमी हो जाए कि वह जीत रहा है, ताकि उसे रंगे हाथों पकड़ा जा सके और पुलिस के हवाले किया जा सके। विक्रम ने माया की इस बहुत ही तेज और खतरनाक योजना को समझ लिया और उसने अपने सभी सुरक्षा कर्मचारियों को एक खास तरह का गुप्त संदेश भेज दिया। माया अपनी कुर्सी से उठी और उसने एक कप गर्म कॉफी अपने लिए तैयार की। रात का भयानक अंधेरा अब पूरे शहर को अपनी गहरी आगोश में ले चुका था और सड़कों पर बहुत ही अजीब सा और डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। माया की गगनचुंबी इमारत बाहर से बिल्कुल शांत नजर आ रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़े और खूनी तूफान की पूरी तरह से तैयारी चल रही थी। माया अपने कार्यालय की खिड़की के पास खड़ी होकर शहर की उन दूर टिमटिमाती हुई खूबसूरत रोशनियों को ध्यान से देख रही थी। उसका दिल बिल्कुल शांत था, क्योंकि वह जानती थी कि आज रात यह पुराना खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक आधी रात के समय आर्यन की 2 काली गाड़ियां माया की विशाल इमारत के पिछले दरवाजे पर आकर बहुत ही खामोशी से और बिना आवाज किए रुक गईं। आर्यन और उसके हथियारबंद गुंडे बहुत ही सावधानी से
गाड़ियों से बाहर निकले और उन्होंने अपने चेहरों को काले नकाब से पूरी तरह से ढक लिया। उन्होंने इमारत के उस पिछले दरवाजे को एक खास उपकरण की मदद से बहुत ही आसानी से खोल लिया और धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगे। आर्यन को यह देखकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई कि वहां कोई भी सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। आर्यन के चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी और विजयी मुस्कान उभर आई, क्योंकि उसे लगा कि माया की सुरक्षा व्यवस्था असल में बहुत ही कमजोर और बेकार है। वह अपने गुंडों को साथ लेकर सीधे लिफ्ट की तरफ तेजी से बढ़ा ताकि वह सबसे ऊपरी मंजिल पर जाकर माया का हमेशा के लिए काम तमाम कर सके। उन्होंने लिफ्ट का बटन दबाया और बिना किसी भी परेशानी के सीधे माया के शानदार और बड़े कार्यालय की तरफ जाने लगे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे खुद ही अपनी मौत के जाल में फंस चुके हैं। जैसे ही लिफ्ट माया की मंजिल पर पहुंची तो उसके दरवाजे एक हल्की सी आवाज के साथ धीरे धीरे खुल गए और सामने का नजारा बिल्कुल अलग था। बाहर पूरा गलियारा भयानक अंधेरे में पूरी तरह से डूबा हुआ था और वहां किसी भी तरह की कोई आवाज या हलचल बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। आर्यन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई भारी पिस्तौल को मजबूती से पकड़ लिया और अपने कदम बहुत ही खामोशी से आगे की तरफ बढ़ाए। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं, लेकिन उसका नफरत भरा दिमाग उसे आगे धकेल रहा था। आर्यन माया के मुख्य केबिन के दरवाजे तक बहुत ही आसानी से पहुंच गया और उसने उस दरवाजे को पूरी ताकत से लात मारकर जोर से खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर वह पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि कमरे में सिर्फ एक छोटी सी डेस्क लैंप जल रही थी जो बहुत ही हल्की रोशनी दे रही थी। माया अपनी उस बड़ी सी आरामदायक कुर्सी पर बहुत ही शांत और स्थिर होकर बैठी हुई थी और उसकी आंखें सीधे आर्यन को घूर रही थीं। उसने अपने चेहरे पर बिना कोई डर दिखाए आर्यन का उस भयानक कमरे में स्वागत किया। माया ने अपनी बहुत ही ठंडी और खौफनाक आवाज में कहा कि मुझे तुम्हारा ही बेसब्री से इंतजार था आर्यन, और तुमने मेरी उम्मीद को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। आर्यन ने अपनी पिस्तौल का निशाना सीधा माया के माथे पर लगाया और जोर से चिल्लाते हुए कहा कि आज तुम्हारी सारी दौलत और तुम्हारी सारी चालाकियां तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। उसने कहा कि तुमने मेरे पूरे परिवार और मेरे व्यापार को मिट्टी में मिला दिया है, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने ही हाथों से खत्म करके अपना पूरा बदला लूंगा। माया यह सब सुनकर भी मुस्कुराती रही। माया ने अपनी जगह से हिले बिना बहुत ही शांति से कहा कि तुम आज भी उतने ही बड़े बेवकूफ हो जितने तुम उस रात उस शानदार पार्टी में थे। तुम सच में यह सोचते हो कि तुम इतनी आसानी से मेरी इमारत में घुस आए क्योंकि मेरी सुरक्षा व्यवस्था खराब थी, या तुम्हारे गुंडे बहुत ज्यादा समझदार हैं? उसने एक छोटा सा रिमोट उठाया और उसका लाल बटन धीरे से दबा दिया, जिससे पूरे कमरे में अचानक बहुत ही तेज और चुभने वाली दूधिया रोशनी फैल गई। आर्यन की आंखें उस भयानक रोशनी से पूरी तरह से चौंधिया गईं। जैसे ही आर्यन की आंखों की रोशनी वापस लौटी तो उसके पैरों तले की सारी जमीन पूरी तरह से खिसक गई और उसके पसीने छूटने लगे। उसने देखा कि कमरे के चारों तरफ से दर्जनों बहुत ही खतरनाक और आधुनिक हथियारों से लैस गार्ड्स ने उन्हें पूरी तरह से अपने निशाने पर लिया हुआ था। विक्रम उनके बिल्कुल सामने खड़ा था और उसने आर्यन के उन सभी गुंडों के सिर पर अपनी लेजर गन तान रखी थी, जिससे वे सभी बुरी तरह से कांप रहे थे। आर्यन को समझ आ गया था कि वह अब बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। कमरे के अंदर का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था और आर्यन को अपनी मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। विक्रम और उसके गार्ड्स ने आर्यन के गुंडों को चारों तरफ से घेर लिया था। गुंडों के हाथों से उनके हथियार छूटकर जमीन पर गिर गए, क्योंकि उन्हें अपनी जान बहुत ज्यादा प्यारी थी। आर्यन अभी भी अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा हुआ था और उसका हाथ बुरी तरह से कांप रहा था। माया बहुत खामोशी से अपनी कुर्सी से उठी और आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। माया आर्यन के बिल्कुल करीब आकर रुक गई और उसने आर्यन की कांपती हुई आंखों में
बहुत गहराई से देखा। उसने कहा कि तुम एक बहुत ही कायर इंसान हो जो अपनी हार को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखता। तुम पैसों से कुछ हथियारे तो खरीद सकते हो, लेकिन तुम मेरी अक्ल और ताकत को कभी भी चुनौती नहीं दे सकते। विक्रम ने तेजी से आगे बढ़कर आर्यन के हाथ से पिस्तौल छीन ली और उसे एक जोरदार धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। फर्श पर गिरते ही आर्यन का बचा खुचा घमंड भी उसके पसीने के साथ पूरी तरह से बह गया था। वह बेबस होकर माया के जूतों की तरफ देख रहा था और उसे अपने कहे हुए सारे कड़वे शब्द याद आ रहे थे। माया ने ठंडी आवाज में कहा कि मैंने पुलिस को इस पूरे हमले की जानकारी और सारे सबूत भेज दिए हैं। सायरन की तेज आवाजें अब इमारत के बाहर से साफ सुनाई दे रही थी, जो बता रही थी कि आर्यन का खेल खत्म हो चुका है। पुलिस के दर्जनों जवान भारी हथियारों के साथ लिफ्ट से ऊपर आए और उन्होंने आर्यन और उसके गुंडों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। देंगे। आर्यन के हाथों में हथकड़ी पहना दी गई और उसे धक्के मारते हुए बाहर निकाला जाने लगा। जाते जाते आर्यन ने माया की तरफ मुड़कर देखा और नफरत भरी आवाज में कहा कि यह जंग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। माया ने आर्यन की खोखली धमकी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और वह वापस अपनी कुर्सी पर जाकर शांति से बैठ गई। उसने विक्रम को आदेश दिया कि इन हथियारों के कबूलनामे की वीडियो रिकॉर्डिंग तुरंत तैयार की जाए ताकि कोई कानूनी कमी न रहे। वह जानती थी कि आर्यन के पिता भ्रष्ट वकीलों की मदद से अपने बेटे को जमानत पर बहुत जल्द बाहर निकाल लेंगे। इसलिए माया ने अपनी अगली और सबसे बड़ी चाल को तुरंत ही पूरी तरह से अंजाम देने का कड़ा फैसला कर लिया। माया ने अपनी जनसंपर्क टीम के मुख्य अधिकारी को आधी रात को ही अपने कार्यालय में बुलाया और एक जरूरी काम सौंपा। उसने आदेश दिया कि कल सुबह शहर के सबसे बड़े सभागार में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाए। दुनिया भर के सभी समाचार चैनलों और अखबारों के पत्रकारों को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए। माया अब आर्यन और उसके पूरे भ्रष्ट परिवार का असली काला चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अगली सुबह जब सूरज की किरणें मुंबई शहर पर पड़ीं, तो पूरा मीडिया जगत एक बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर के इंतजार में था। उस विशाल सभागार के बाहर हजारों पत्रकारों और कैमरामैन की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी, जो अंदर जाने के लिए बेताब थी। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह रहस्यमयी लड़की आज कौन सा नया धमाका करने वाली है। सभागार के अंदर सुरक्षा की बहुत ही कड़ी व्यवस्था की गई थी ताकि कोई भी अप्रिय घटना बिल्कुल भी न हो सके। माया अपनी शानदार गाड़ी से सभागार के मुख्य द्वार पर पहुंची और कैमरों की चमक से पूरा इलाका जगमगा उठा। उसने एक बहुत ही गंभीर काले रंग का बिजनेस सूट पहना हुआ था, जो उसके आत्मविश्वास और ताकत को साफ दर्शा रहा था। विक्रम और उसके अन्य मजबूत गार्ड्स ने माया के चारों तरफ एक सुरक्षित घेरा बना लिया और उसे मंच की तरफ ले गए। माया जब मंच पर पहुंची तो पूरे सभागार में एक बहुत ही गहरी और खौफनाक शांति पूरी तरह से छा गई थी। माया ने माइक के सामने खड़ी होकर वहां मौजूद सभी पत्रकारों को एक शांत लेकिन प्रभावशाली नजर से देखा। उसने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि आप सभी लोग मुझे उस लड़की के रूप में जानते हैं जिसे आर्यन ने बेइज्जत किया था, लेकिन आज मैं यहां आप सभी के सामने अपनी कोई दुख भरी कहानी सुनाने के लिए नहीं आई हूं, बल्कि एक कड़वा सच बताने आई हूं। आज मैं उस सिंघानिया परिवार के सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने खोलने वाली हूं। माया के एक इशारे पर मंच के पीछे लगी एक बहुत बड़ी स्क्रीन चालू हो गई और उस पर कई गुप्त दस्तावेज दिखने लगे। माया ने एक एक करके उन सभी फाइलों के बारे में बताना शुरू किया जो सिंघानिया समूह के काले धंधों का पक्का सबूत थीं। उसने बताया कि कैसे इस परिवार ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया था और गरीब किसानों का खून चूसा था। पत्रकारों ने अपने कैमरे चालू कर दिए और वे इस बड़े खुलासे की हर एक बात को रिकॉर्ड करने लगे। इसके बाद माया ने स्क्रीन पर वह वीडियो चला दिया जिसमें आर्यन के भाड़े के हत्यारे अपना गुनाह पूरी तरह कबूल कर रहे थे।
उस वीडियो में गुंडों ने साफ तौर पर कहा था कि आर्यन ने उन्हें माया की हत्या करने के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे। पूरे सभागार में मौजूद सभी पत्रकार यह खौफनाक वीडियो देखकर पूरी तरह से दंग रह गए और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। माया ने गंभीर आवाज में कहा कि यह है आर्यन सिंघानिया की असली सच्चाई। माया ने आगे कहा कि सिंघानिया परिवार ने अपने पैसों और रुतबे का इस्तेमाल सिर्फ बेगुनाहों को कुचलने के लिए ही किया है। उन्होंने हमेशा खुद को कानून से ऊपर समझा है और उन्हें लगता था कि वे पैसों के दम पर किसी को भी खरीद सकते हैं। लेकिन आज मैं पूरी दुनिया को यह बताना चाहती हूं कि न्याय की ताकत इन बेईमान लोगों के पैसों से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। मेरे पास मौजूद यह सारे पक्के सबूत अब सीधे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों को सौंप दिए जाएंगे। इस बीच आर्यन अपने वकीलों की मदद से जमानत पर बाहर आ चुका था और वह अपने एक सुरक्षित ठिकाने पर छिपा हुआ था। वह टीवी स्क्रीन पर माया की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण देख रहा था और उसका खून पूरी तरह खौल रहा था। उसे यह देखकर बहुत भयानक सदमा लगा कि माया ने उसके सारे काले राज पूरी दुनिया के सामने इतनी आसानी से बेनकाब कर दिए हैं। उसके इसी अंधे घमंड ने आज उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और वह बेबस महसूस कर रहा था। माया की इस ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर बहुत ही ज्यादा तेजी से और भयानक रूप में सामने आना शुरू हो गया था। शेयर बाजार में सिंघानिया समूह के सारे शेयर पूरी तरह से कौड़ियों के भाव गिर गए थे और कंपनी का दिवालिया होना तय हो गया था। सरकार ने तुरंत हरकत में आते हुए सिंघानिया परिवार के सभी बैंक खातों को सील करने का बहुत ही सख्त आदेश जारी कर दिया। आर्यन का वह सारा साम्राज्य जिस पर उसे इतना घमंड था, वह अब पूरी तरह राख में बदल चुका था। पूरे शहर की आम जनता और बड़े व्यापारी अब सिंघानिया परिवार के खिलाफ पूरी तरह से सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जिन लोगों ने पहले कभी आर्यन का समर्थन किया था, वही लोग अब उसकी गिरफ्तारी की सबसे ज्यादा और तेज मांग कर रहे थे। माया ने अपनी सूझबूझ और अपनी अपार ताकत से पूरे सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह से हिलाकर रख दिया था और न्याय की जीत तय कर दी थी। वह अब आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और सच्ची प्रेरणा बन चुकी थी। मिस्टर सिंघानिया अपने आलीशान घर में बैठे हुए यह सब टीवी पर देख रहे थे और उनका दिल बहुत बुरी तरह से बैठता जा रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी दिखने वाली लड़की उनके पूरे खानदान की इज्जत को इस तरह मिट्टी में मिला देगी। अचानक उनके सीने में एक बहुत तेज दर्द उठा और वे अपनी महंगी कुर्सी से नीचे फर्श पर बुरी तरह से गिर पड़े। ऐसे नौकरों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन उनका रुतबा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। माया ने अपना भाषण खत्म किया और उसने मीडिया के सारे सवालों के बहुत ही सधे हुए और सीधे जवाब देना शुरू कर दिया। एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आप इस पूरे सिंघानिया साम्राज्य को पूरी तरह खरीदकर उसे अपने व्यापार का नया हिस्सा बनाने वाली हैं? माया ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि मेरा मकसद सिर्फ कचरे को पूरी तरह से साफ करना था, उसे अपनाना नहीं। मैं एक नई और ईमानदार व्यवस्था बनाना चाहती हूं, जहां किसी भी गरीब और कमजोर इंसान का कभी मजाक न उड़ाया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी और माया बहुत भारी सुरक्षा घेरे के बीच उस विशाल सभागार से बाहर निकल रही थी। पत्रकारों की भीड़ अभी भी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन विक्रम ने किसी को भी माया के करीब नहीं आने दिया और उन्हें रोक दिया। माया अपनी काली गाड़ी में बैठी और उसने अपनी आंखें बंद करके एक बहुत गहरी और ठंडी सुकून भरी लंबी सांस अंदर ली। उसने अपना आधा मिशन पूरा कर लिया था, लेकिन वह जानती थी कि आखिरी और सबसे बड़ा प्रहार अभी बाकी है। आर्यन अपने उस गुप्त और अंधेरे कमरे में पूरी तरह पागल जानवरों की तरह बर्ताव कर रहा था और सब कुछ बुरी तरह तोड़ रहा था। उसके पास अब न तो पैसे बचे थे और न ही उसके वे झूठे दोस्त जो उसकी दौलत के लालच में उसके पीछे घूमते थे। उसे समझ आ गया था कि वह माया को सीधे तौर पर कभी भी नहीं हरा सकता, क्योंकि माया उससे कई गुना ज्यादा समझदार है।
इसीलिए उसने अपने शातिर दिमाग में एक भयानक और आखिरी खतरनाक योजना पूरी तरह बनाना शुरू कर दिया। आर्यन ने अपने फोन से एक ऐसा नंबर मिलाया जो पूरे मुंबई शहर में सबसे ज्यादा खतरनाक माफिया सरगना का गुप्त नंबर माना जाता था। उस माफिया सरगना का नाम राका था और वह शहर के हर बड़े और गैरकानूनी काम को बेरहमी के साथ अपने नियंत्रण में रखता था। आर्यन ने राका से कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और मैं इसके बदले मैं तुम्हें अपना सब कुछ दूंगा जो मेरे पास अभी बचा हुआ है। राका ने आर्यन की बातें सुनकर फोन पर बहुत डरावनी और जोर की भयानक हंसी हंसना शुरू कर दिया। राका ने अपनी भारी और खुरदरी आवाज में आर्यन से पूछा कि तुम्हारे पास अब मुझे देने के लिए आखिर बचा ही क्या है। आर्यन ने हताशा में जवाब दिया कि मेरे पास शहर के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सरकारी प्रोजेक्ट के कुछ बहुत गुप्त और अहम दस्तावेज हैं। अगर तुम मेरी मदद करो और माया को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो तो मैं तुम्हें वह सारे कीमती कागज पूरी तरह सौंप दूंगा। राका ने थोड़ा सोचा और आर्यन की इस बहुत खतरनाक डील को अपनी पक्की मंजूरी पूरी तरह से दे दी। माया अपने शानदार पेंट हाउस में बैठी हुई थी और वह जानती थी कि आर्यन की खामोशी एक बड़े तूफान से पहले की डरावनी शांति है। विक्रम उसके सामने खड़ा था और वह शहर के हर कोने से आर्यन की हरकतों की गुप्त और सटीक जानकारी जुटाने की पूरी कोशिश कर रहा था। विक्रम ने माया को बताया कि आर्यन ने राका नाम के एक बहुत खतरनाक और खूंखार माफिया के साथ एक गुप्त डील की है। माया ने यह सुनकर अपनी मेज पर रखा हुआ एक खूबसूरत शतरंज का मोहरा धीरे से अपने हाथ में उठाया। माया ने उस मोहरे को देखते हुए विक्रम से शांत आवाज में कहा कि आर्यन अपनी आखिरी और सबसे बड़ी भूल बहुत जल्द करने वाला है। वह राका की मदद से उस बड़े सरकारी प्रोजेक्ट की आगामी नीलामी में शामिल होने की कोशिश करेगा ताकि वह अपनी खोई इज्जत वापस पा सके। हम उसे इस नीलामी में पूरी तरह से शामिल होने देंगे और वहीं पर हम उसके लिए एक ऐसा भयानक जाल बिछाएंगे जिससे वह बच नहीं पाएगा। विक्रम ने माया के इस खतरनाक और तेज दिमाग वाले प्लान को अच्छी तरह समझ लिया। माया की मुख्य टीम ने उस आने वाली सरकारी नीलामी के लिए अपनी पूरी ताकत और संसाधनों को बहुत अच्छी तरह तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कंपनी के बड़े वित्तीय सलाहकारों को इस काम में लगाया ताकि वे आर्यन को उस नीलामी में मात देने की पक्की रणनीति बना सके। माया खुद इस पूरे अभियान की बारीकी से निगरानी कर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि यह खेल का सबसे आखिरी हिस्सा है। आर्यन को हराने के लिए उसे उसके ही घमंड और लालच का बिल्कुल सही और सटीक इस्तेमाल करना था। आर्यन एक सुनसान और पुराने गोदाम में राका से मिलने के लिए भारी सुरक्षा के बीच बहुत ज्यादा घबराहट में पहुंचा। राका अपने खूंखार आदमियों के बीच बैठा हुआ था और उसने आर्यन को बहुत नफरत और हिकारत भरी तेज नजरों से घूर कर देखा। आर्यन ने अपने बैग से वे सारे गुप्त दस्तावेज निकाले और उन्हें राका की मेज पर पूरी तरह से रख दिया ताकि वह अपना यकीन दिला सके। राका ने उन कागजातों को देखा और उसके चेहरे पर एक बहुत लालची और खौफनाक मुस्कान तुरंत उभर आई जो तबाही का संकेत थी। राका ने आर्यन से कहा कि मैं तुम्हें इस पूरी नीलामी में जीतने के लिए अपने काले धन और नेटवर्क की पूरी ताकत दे दूंगा, लेकिन अगर तुम इस काम में किसी भी वजह से नाकाम हुए तो मैं तुम्हारी जान बहुत बेदर्दी से ले लूंगा और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। आर्यन ने बहुत घबराहट में अपना सिर हिलाया और उस खतरनाक माफिया के साथ उस खूनी समझौते पर अपनी पक्की सहमति दे दी। उसे लग रहा था कि वह अब माया को उस नीलामी में बहुत आसानी से हराने में कामयाब हो जाएगा। नीलामी के दिन से ठीक एक रात पहले पूरे मुंबई शहर का मौसम बहुत ज्यादा खराब और तूफानी हो गया था और भारी बारिश हो रही थी। माया अपने कार्यालय की बालकनी में खड़ी होकर उस भयानक बारिश को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी और बहुत शांत लग रही थी। उसे अपनी पूरी तैयारी और अपने लोगों की ताकत पर पक्का विश्वास था जो उसे कभी हारने नहीं दे सकता था। कल का दिन इस शहर के पूरे व्यापारिक इतिहास का सबसे बड़ा और भयानक दिन पूरी तरह से साबित होने वाला था।
विक्रम माया के पास आया और उसने सम्मान के साथ एक बड़ा छाता माया के सिर के ऊपर लगा दिया ताकि वह तेज बारिश से बच सके। विक्रम ने कहा कि मैडम, हमने राका के सभी गुप्त बैंक खातों की पूरी जानकारी अच्छी तरह निकाल ली है और उन्हें सील करने की तैयारी कर ली है। माया ने विक्रम की तरफ देखकर एक बहुत गर्व और संतुष्टि भरी मुस्कान दी और कहा कि तुमने मेरा सारा काम बहुत आसान कर दिया है। आर्यन को अब यह भी नहीं पता कि वह किस भयानक आग से खेल रहा है। माया वापस अपने कमरे के अंदर आई और उसने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर उस पूरी नीलामी के जटिल डिजिटल नक्शे को एक बार फिर से देखा। उसने उस नीले रंग के नक्शे पर एक बहुत खास जगह को मार्क किया जहां कल आर्यन के अहंकार का सबसे बड़ा अंत होना था। माया की आंखों में एक बहुत तेज और खौफनाक विजेता वाली चमक थी जो किसी भी दुश्मन को डराने के लिए पूरी तरह काफी थी। उसने अपना सारा सिस्टम बंद किया और कल की उस बड़ी जंग के लिए बहुत शांति से सोने चली गई। अगली सुबह का सूरज आर्यन के लिए एक झूठी और खतरनाक उम्मीद लेकर आसमान में चमक रहा था जिसे वह अपनी जीत समझ रहा था। उसने अपने सबसे महंगे कपड़े पहने और राका के खतरनाक गुंडों के साथ उस बहुत बड़े सरकारी नीलामी घर की तरफ तेजी से निकल पड़ा। उसे लगा रहा था कि उसके पास मौजूद वह भारी काला धन उसे माया के खिलाफ इस बहुत बड़े खेल में एक आसान जीत दिला देगा, लेकिन वह मौत के उस बड़े कुएं में खुशी खुशी कूदने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर जा रहा था। शहर का सबसे बड़ा नीलामी घर आज पुलिस और निजी सुरक्षा गार्डों से पूरी तरह घिरा हुआ था। आर्यन अपनी महंगी गाड़ी से उतरा और उसके साथ राका के कई खतरनाक गुंडे भी मौजूद थे। आज इस सरकारी प्रोजेक्ट की नीलामी आर्यन के लिए जिंदगी और मौत का एक बड़ा सवाल बन चुकी थी। उसके चेहरे पर एक झूठा और खतरनाक आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था। उसे पूरी तरह से लग रहा था कि राका का काला पैसा उसे इस बड़ी मुसीबत से बहुत ही आसानी से बाहर निकाल लेगा और वह फिर से राजा बन जाएगा। नीलामी हॉल के अंदर शहर के सभी बड़े और नामी उद्योगपति पहले से ही अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण और गंभीर था क्योंकि यह प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जब आर्यन ने अपने गुंडों के साथ उसकी बाधर के कूड़ देश के पहले देश के लिए बड़े हॉल में प्रवेश किया तो सभी लोग उसे बहुत ही अजीब और नफरत भरी नजरों से देखने लगे। आर्यन ने किसी की भी परवाह नहीं की और वह पहली कतार में जाकर बहुत ही ज्यादा घमंड के साथ अपनी आरक्षित कुर्सी पर शान से बैठ गया। कुछ ही मिनटों के बाद हॉल का मुख्य दरवाजा एक बार फिर से खुला और वहां एकदम से भारी शांति छा गई। माया अपने पूरे शाही अंदाज और बहुत ही शानदार बिजनेस सूट में वहां दाखिल हुई। विक्रम और उसके अन्य वफादार सुरक्षा गार्ड माया के चारों तरफ एक अभेद्य दीवार बनकर चल रहे थे। माया की आंखों में एक बहुत ही तेज और खौफनाक चमक थी जो आर्यन को अंदर तक डराने के लिए काफी थी। वह बिना आर्यन की तरफ देखे सीधे अपनी खास जगह पर जाकर बहुत ही ज्यादा शान से बैठ गई। सरकारी नीलामी अधिकारी ने मंच पर आकर अपना माइक चालू किया और सभी बड़े उद्योगपतियों का बहुत ही सम्मान के साथ स्वागत किया। उसने इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट के सारे कड़े नियम और शर्तें पूरी तरह से विस्तार में समझाईं। अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि जो भी इंसान सबसे बड़ी और सही बोली लगाएगा उसे तुरंत ही सारे पैसे सरकारी खाते में जमा करने होंगे। आर्यन ने यह सुनकर अपने होंठों पर एक बहुत ही शैतानी और लालची मुस्कान ला दी क्योंकि उसे राका के बैंक खातों पर पूरा और पक्का विश्वास था। नीलामी की शुरुआत एक बहुत ही बड़ी और भारी रकम से हुई जिसने कई छोटे व्यापारियों के पसीने पूरी तरह से छुड़ा दिए। शुरुआत में कई लोगों ने अपनी अपनी बोलियां लगाईं, लेकिन रकम बहुत तेजी से आसमान छूने लगी थी। धीरे धीरे कई उद्योगपति इस बहुत बड़े और खतरनाक खेल से खुद को पूरी तरह बाहर करने लगे। अब यह मुकाबला सिर्फ आर्यन और माया के बीच में एक बहुत ही भयानक जंग का रूप ले चुका था जिसे देखने के लिए पूरा हॉल अपनी सांसें रोककर बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा था।
आर्यन ने अपनी जगह से खड़े होकर एक बहुत ही विशाल और चौंकाने वाली रकम की जोरदार बोली लगाई। उसने माया की तरफ मुड़कर एक बहुत ही घमंडी और नफरत भरी नजर से देखा, जैसे वह अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। उसकी यह विशाल बोली सुनकर पूरे हॉल में मौजूद सभी लोग बहुत बुरी तरह से हैरान और सन्न रह गए। सबको यही लग रहा था कि एक दिवालिया हो चुका इंसान अचानक इतने सारे पैसे कहां से ला सकता है। लेकिन आर्यन को लग रहा था कि उसने माया को हमेशा के लिए हरा दिया है। माया बिल्कुल भी नहीं घबराई और उसने बहुत ही शांति के साथ अपने हाथ में रखा हुआ कार्ड ऊपर उठा दिया। उसने आर्यन की बोली से थोड़ी सी ज्यादा रकम की एक बहुत ही सधी हुई और शांत बोली लगाई। आर्यन ने गुस्से में अपने दांत पीसे और बिना कोई समय बर्बाद की अपनी बोली को दोगुना कर दिया। यह एक बहुत ही पागलपन भरा कदम था जिसने हॉल के सभी वित्तीय सलाहकारों के होश पूरी तरह से उड़ा दिए। आर्यन अब पूरी तरह से राका के उस गंदे और काले धन के नशे में अंधा हो चुका था। यह भयानक बोली युद्ध बहुत देर तक इसी तरह चलता रहा और हर बार आर्यन बहुत ज्यादा बड़ी रकम बोल रहा था। माया बहुत ही चालाकी से सिर्फ छोटी रकम बढ़ा रही थी ताकि आर्यन का गुस्सा और उसका अहंकार और ज्यादा भड़क सके। वह जानबूझकर आर्यन को एक बहुत गहरे और खौफनाक कुएं में धकेल रही थी, जिसका अंदाजा आर्यन को बिल्कुल भी नहीं था। आर्यन अपनी झूठी शान को बचाने के लिए देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को किसी भी भारी कीमत पर खरीदने के लिए पूरी तरह से पागल और बेकाबू हो गया था। आखिरकार आर्यन ने अपनी जगह से छलांग लगाते हुए एक ऐसी नामुमकिन रकम की बोली लगा दी जिसे सुनकर अधिकारी भी काम गया। यह रकम उस प्रोजेक्ट की असली कीमत से कम 5 गुना ज्यादा थी, जो पूरी तरह से एक पागलपन था। पूरे नीलामी हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया और लोग आर्यन को एक बेवकूफ जानवर की तरह देखने लगे। माया ने अपने कार्ड को मेज पर नीचे रख दिया और उसने अपनी हार मानने का एक बहुत ही शानदार और झूठा नाटक पूरी दुनिया के सामने बहुत अच्छी तरह से किया। नीलामी अधिकारी ने 3 बार अपना हथौड़ा मेज पर जोर से मारा और आर्यन को इस बहुत बड़े प्रोजेक्ट का विजेता घोषित कर दिया। आर्यन ने खुशी से हवा में अपनी मुट्ठी बांधी और राका के उन सभी खूंखार गुंडों के साथ जश्न मनाने लगा। उसने माया की तरफ मुड़कर बहुत ही जोर से हंसते हुए कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखा दी है और अब मैं इस पूरे देश का सबसे बड़ा राजा हूं। उसे लग रहा था कि उसने अपनी खोई हुई सारी पुरानी इज्जत और सारा खोया हुआ रुतबा पूरी तरह वापस पा लिया है। मंच पर खड़े अधिकारी ने आर्यन से कहा कि वह तुरंत अपने बैंक के माध्यम से पूरी रकम सरकारी खाते में ट्रांसफर करे। आर्यन ने अपने लैपटॉप को खोला और बहुत ही ज्यादा घमंड के साथ राका के गुप्त विदेशी बैंक खाते का विवरण उसमें दर्ज किया। उसने ट्रांसफर का बड़ा बटन दबाया और बहुत ही चौड़े सीने के साथ अपनी जीत का आधिकारिक पत्र लेने के लिए मंच की तरफ देखा। लेकिन अचानक स्क्रीन पर एक बहुत ही लाल रंग का चेतावनी संदेश आ गया, जिसने आर्यन के चेहरे की सारी चमक को पूरी तरह से छीन लिया। स्क्रीन पर साफ तौर पर लिखा हुआ था कि यह बैंक खाता पूरी तरह से सील कर दिया गया है और इसमें कोई पैसा नहीं है। आर्यन का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा और उसके हाथ बुरी तरह से कांपने लगे, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने घबराहट में कई बार फिर से उस बटन को दबाया, लेकिन हर बार वही भयानक लाल संदेश उसकी स्क्रीन पर चमक रहा था। हॉल में मौजूद सभी लोग इस बहुत बड़े तमाशे को देखकर आपस में तेज कानाफूसी करने लगे और आर्यन पर जोर से हंसने लगे। माया अपनी कुर्सी से धीरे से उठी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक और ठंडी विजयी मुस्कान साफ नजर आ रही थी। उसने विक्रम को इशारा किया और विक्रम ने मंच पर जाकर नीलामी अधिकारी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी फाइल थमा दी। माया ने अपनी तेज आवाज में कहा कि आर्यन, तुम जिस विदेशी बैंक खाते का इस्तेमाल कर रहे हो वह असल में एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय माफिया का है। हमने आज सुबह ही उस सारे काले धन को जब्त करवाकर
सीधे पुलिस और जांच एजेंसियों के कड़े नियंत्रण में पूरी तरह से डाल दिया है। आर्यन के पैरों तले की जमीन पूरी तरह से खिसक गई और उसे अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक भयानक और गहरा अंधेरा नजर आने लगा। उसे यह बहुत अच्छी तरह समझ आ गया था कि माया ने शुरू से ही उसके लिए एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक जाल बिछाया था। माया ने जानबूझकर इस नीलामी में हिस्सा लिया था ताकि आर्यन अपने अहंकार में अंधा होकर राका का सारा काला पैसा इस्तेमाल करने की बड़ी भूल कर बैठे। और अब आर्यन पूरी तरह से बिना किसी पैसे और बिना किसी मदद के सड़क पर आ चुका था। माया ने पूरे हॉल को बहुत ही शांति से संबोधित करते हुए कहा कि एक दिवालिया और बेईमान इंसान कभी भी सरकारी काम नहीं कर सकता। आर्यन ने नीलामी के बहुत ही कड़े और जरूरी नियमों का जानबूझकर भारी उल्लंघन किया है और उसने एक खूंखार माफिया के पैसे का सीधा इस्तेमाल किया है। यह सब ना सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा है बल्कि हमारे देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश भी है। माया के ये सारे शब्द आर्यन के सीने में किसी बहुत ही तेज और जहरीले खंजर की तरह लगातार उतरते जा रहे थे। नीलामी अधिकारी ने माया के उन सारे पक्के सबूतों को बहुत ही ध्यान से देखा और अपना हथौड़ा दोबारा मेज पर जोर से मारा। उसने माइक पर घोषणा की कि आर्यन सिंघानिया की सारी बोली पूरी तरह से रद्द की जाती है और उन्हें बहुत बड़े धोखे का दोषी माना जाता है। अधिकारी ने कहा कि नियमों के अनुसार अब यह विशाल प्रोजेक्ट अपने आप उस इंसान को मिल जाएगा जिसने दूसरी सबसे बड़ी और सही बोली लगाई थी। यह सुनते ही पूरा हॉल माया के लिए बहुत ही ज्यादा तेज और जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। माया ने बहुत ही सम्मान के साथ अपना सिर झुकाया और उस बहुत बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के आधिकारिक कागजातों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। उसने एक ही झटके में आर्यन के सारे झूठे घमंड और उसके बचे खुचे सपनों को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया था। आर्यन वहीं फर्श पर घुटनों के बल बहुत बुरी तरह से गिर पड़ा था और उसके आंखों से लगातार हार के बहुत ज्यादा कड़वे आंसू बह रहे थे। उसे अब राका की वह खौफनाक और भयानक धमकी याद आ रही थी जो उसने कल रात दी थी। राका के जो गुंडे अभी तक आर्यन के पीछे बहुत ही शान से खड़े थे, वे अब स्थिति की गंभीरता को पूरी तरह समझ चुके थे। उन्होंने देखा कि राका का सारा पैसा डूब चुका है और आर्यन अब सिर्फ एक बहुत ही बेकार और मरा हुआ इंसान बन चुका है। वे बिना एक भी शब्द कहे आर्यन को वहीं उसी खतरनाक हालत में अकेला छोड़कर नीलामी हॉल से बहुत ही तेजी से बाहर भाग गए। आर्यन ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई भी आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी हॉल के बड़े दरवाजे पूरी तरह से खुल गए और शहर के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ अंदर आ गए। उनके पास आर्यन को अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और एक बहुत बड़े माफिया के साथ संबंध रखने के गंभीर आरोप में गिरफ्तार करने का पक्का वारंट था। पुलिस वालों ने आर्यन को उसके कॉलर से बहुत ही बेदर्दी से पकड़ा और उसके दोनों हाथों में एक मजबूत और ठंडी हथकड़ी पहना दी। आर्यन की वह सारी झूठी और पुरानी अकड़ अब पूरी तरह से हमेशा के लिए हवा में गायब हो चुकी थी। माया बहुत ही धीमे और शांत कदमों से चलती हुई आर्यन के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में देखा। उसने कहा कि तुमने अपने घमंड में अंधे होकर मेरे खिलाफ जो भी गलत चालें चलीं, वे सब तुम्हारे ही गले की एक बड़ी फांस बन गईं। इंसान की असली ताकत उसके पैसे में नहीं, बल्कि उसके साफ दिमाग और उसकी सही नीयत में पूरी तरह से छिपी होती है, जो तुम्हारे पास कभी नहीं थी। आर्यन अपना सिर झुकाए हुए चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि अब उसके पास बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं बचा था। पुलिस आर्यन को पूरे हॉल के सामने से बहुत ही ज्यादा धक्के मारते हुए और बेइज्जत करते हुए बाहर की तरफ ले जा रही थी। वे सारे उद्योगपति जो कभी आर्यन के पिता के सामने सिर झुकाते थे, आज वे आर्यन की इस भयानक और शर्मनाक हालत पर जोर से हंस रहे थे। ये आर्यन के पिता के सामने से और बेइज्जत करते हुए आर्यन के लिए मौत से भी ज्यादा भयानक और दर्दनाक सजा थी, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपनी इज्जत को नीलाम होते हुए देखा था। उसका वह पूरा सिंघानिया साम्राज्य अब इतिहास के एक बहुत ही काले और गंदे पन्ने में हमेशा के लिए दफन हो चुका था।
नीलामी घर के बाहर बहुत सारे पत्रकार माया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वे इस बड़ी खबर को कवर करना चाहते थे। माया ने बाहर आकर बहुत ही गर्व के साथ उस प्रोजेक्ट की फाइल को हवा में उठाया और कैमरों के सामने एक शांत मुस्कान दी। उसने कहा कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक व्यापार नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे देश की तरक्की का एक बहुत बड़ा और सबसे अहम हिस्सा है। मैं वादा करती हूँ कि मेरी कंपनी इस काम को पूरी ईमानदारी और बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ समय पर पूरा करेगी। माया के इन सच्चे और मजबूत शब्दों ने वहाँ मौजूद सभी लोगों का दिल पूरी तरह से जीत लिया था और वे तालियां बजाने लगे। हर एक समाचार चैनल पर माया की इस शानदार और बेहतरीन जीत का सीधा प्रसारण पूरे देश में बहुत ही तेजी से किया जा रहा था। लोगों ने देखा कि कैसे एक अकेली और बहादुर लड़की ने अपने तेज दिमाग से शहर के सबसे बड़े और खूंखार माफिया के पैसे को बर्बाद कर दिया। माया अब सिर्फ एक अमीर महिला नहीं थी, बल्कि वह पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बन गई थी। विक्रम ने बहुत ही सम्मान के साथ अपनी गाड़ी का मुख्य दरवाजा खोला और माया को बैठने के लिए एक बहुत ही सुरक्षित रास्ता दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मैडम, आज आपने जो बहुत बड़ा और खतरनाक जाल बिछाया था, उसने दुश्मन को पूरी तरह से निगल लिया है। राका का सारा काला साम्राज्य बर्बाद हो गया है और आर्यन सिंघानिया अपनी जिंदगी के सबसे बुरे और भयानक दौर में पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। माया ने बहुत ही शांति से सिर हिलाया और गाड़ी की आरामदायक सीट पर अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कर लीं। उसी समय शहर के एक दूसरे हिस्से में माफिया राका को यह बहुत ही भयानक और बुरी खबर मिल चुकी थी कि उसका पैसा डूब गया है। उसने गुस्से में अपनी पूरी मेज को पलट दिया और अपने आदमियों को बहुत बुरी तरह से पीटना और गालियां देना शुरू कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक लड़की इतनी ज्यादा चालाक और खतरनाक कैसे हो सकती है, जिसने उसका पूरा नेटवर्क एक ही दिन में बर्बाद कर दिया। राका अब पुलिस के बड़े और खतरनाक रडार पर आ चुका था और उसे भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ रहा था। राका ने आर्यन से अपना पूरा बदला लेने के लिए अपने कुछ बहुत ही खूंखार गुंडों को सिंघानिया हवेली की तरफ फौरन भेज दिया। हवेली पहले से ही पुलिस की भारी नजर में थी, लेकिन राका के आदमियों ने वहां जाकर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की और आग लगा दी। मिस्टर सिंघानिया अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें बहुत ही दर्द के साथ गिन रहे थे और उन्हें इस भयानक बर्बादी का पूरा और सच्चा एहसास हो चुका था। आर्यन के उस एक गलत और घमंडी फैसले ने उसके पूरे खानदान को एक बहुत ही दर्दनाक नर्क में हमेशा के लिए धकेल दिया था। माया वापस अपनी उस शानदार और गगनचुंबी इमारत में पहुंची, जहां उसके सारे वफादार कर्मचारी उसके स्वागत के लिए बहुत देर से खड़े थे। उन्होंने माया पर बहुत सारे फूलों की बारिश की और उसकी इस बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत का जश्न एक साथ मिलकर जोर शोर से मनाया। माया ने अपने सभी कर्मचारियों का बहुत ही दिल से आभार व्यक्त किया और कहा कि यह बड़ी जीत सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि आप सभी की कड़ी मेहनत का नतीजा है। यह कार्यालय अब पूरे शहर की सबसे सुरक्षित और ताकतवर जगह में पूरी तरह से बदल चुका था। माया ने अपने विशाल कार्यालय की बड़ी कांच की खिड़की से बाहर देखा और उसे महसूस हुआ कि उसने अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। वह लड़की जिसे अपनी गरीबी की वजह से सरेआम एक बहुत ही बड़ी पार्टी में घमंडियों द्वारा बहुत बुरी तरह से जलील किया गया था, आज वही लड़की उस पूरे शहर की सबसे बड़ी भाग्य विधाता और सबसे ज्यादा ताकतवर रानी बनकर सबके सामने पूरी शान से खड़ी थी। यह न्याय की एक बहुत बड़ी और सच्ची जीत थी, जिसने अहंकार को उसके सबसे सही और गहरे मुकाम तक पहुंचा दिया था। आर्यन को पुलिस स्टेशन के एक बहुत ही छोटे और गंदे से अंधेरे सेल में रखा गया था, जहां सिर्फ मच्छरों और चूहों का राज था। वह फर्श पर बैठा हुआ अपने उन महंगे कपड़ों को देख रहा था जो अब पूरी तरह से धूल और कीचड़ से गंदे हो चुके थे। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने माया के ऊपर अपने झूठे पैसों का गुरूर दिखाया था और उसे घर से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया था।
अब वह खुद अपनी पूरी जिंदगी उसी भयानक और गंदे अंधेरे में सड़ते हुए बिताने के लिए मजबूर हो गया था। माया ने अपने काम पर वापस अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था, क्योंकि वह जानती थी कि असली न्याय सिर्फ दुश्मनों को हराना नहीं है। वह अब अपनी इस बहुत बड़ी और असीम ताकत का इस्तेमाल सिर्फ बेसहारा और गरीब लोगों की मदद करने के लिए ही पूरी तरह से करना चाहती थी। आर्यन और सिंघानिया परिवार का वह बहुत बड़ा और काला अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और अब एक नया सवेरा शुरू होने वाला था। माया की यह बहुत ही शानदार और बेहतरीन कहानी दुनिया को हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली थी। आर्यन सिंघानिया, जो कभी मुंबई शहर का घमंडी राजा हुआ करता था, आज वह एक गंदी और अंधेरी कालकोठरी में अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। उसके महंगे कपड़े अब पूरी तरह से फट चुके थे और शरीर से एक भयानक बदबू आ रही थी। उसे रात भर नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसे पुलिस की मार का बहुत ज्यादा खौफ सताता रहता था। उसने अपने अहंकार में आकर अपनी पूरी दुनिया को अपने ही हाथों से हमेशा के लिए जलाकर खाक कर दिया था और अब उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था। शहर के सबसे बड़े न्यायालय में आर्यन और उसके पूरे भ्रष्ट परिवार के खिलाफ एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण सुनवाई शुरू होने वाली थी। अदालत के बाहर मीडिया और आम जनता की भारी भीड़ जमा थी, जो उस घमंडी परिवार का असली अंत अपनी आंखों से देखना चाहती थी। पुलिस की बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच आर्यन को एक खूंखार अपराधी की तरह जंजीरों में जकड़कर अदालत के अंदर लाया गया। सभी लोग उस पर थूक रहे थे और गालियां दे रहे थे, जो उसके लिए मौत से भी ज्यादा भयानक सजा साबित हो रही थी। तभी अदालत के मुख्य दरवाजे खुले और माया अपनी शानदार टीम के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर आई। उसने एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद प्रभावशाली काले रंग का लिबास पहना हुआ था, जो उसकी गंभीरता को दर्शा रहा था। माया को देखकर पूरे कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई और हर किसी की नजरें सिर्फ उसी पर टिक गईं। वह सीधी चलकर उस जगह पर बैठ गई जहां से वह आर्यन के गिरते हुए घमंड और उसकी लाचारी को बहुत ही अच्छी तरह से अपनी आंखों से देख सकती थी। न्यायाधीश ने अपनी कुर्सी पर बैठकर इस बहुत ही बड़े और अहम मामले की सुनवाई औपचारिक रूप से शुरू कर दी। सरकारी वकील ने एक एक करके माया द्वारा दिए गए वे सारे पक्के सबूत अदालत के सामने पेश किए, जो सिंघानिया परिवार की तबाही का कारण थे। उन महतस के लिए तो उन सामी कारण दस्तावेजों में बेगुनाह किसानों की जमीनें हड़पने और विदेशी माफियाओं के साथ काम करने के पूरे और साफ प्रमाण मौजूद थे। आर्यन के वकील के पास इन सारे ठोस सबूतों का कोई भी जवाब नहीं था और वे पूरी तरह से असहाय होकर खड़े थे। आर्यन के पिता मिस्टर सिंघानिया को अस्पताल से व्हील चेयर पर बिठाकर भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अदालत में लाया गया था। उनके चेहरे पर अब कोई भी अकड़ या गुरूर नहीं बचा था और वे एक बहुत ही लाचार और बीमार इंसान लग रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके द्वारा कमाई गई सारी दौलत इस तरह से एक ही झटके में पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। वे बार बार माया की तरफ हाथ जोड़कर माफी मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। माया को कटघरे में अपनी गवाही देने के लिए पूरे सम्मान के साथ बुलाया गया और उसने वहां गीता पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम खाई। उसने अदालत को बताया कि किस तरह से इस परिवार ने गरीब लोगों की मजबूरी का बहुत ही बेदर्दी से फायदा उठाया था। माया ने कहा कि आर्यन ने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे समाज को अपने पैसों की ताकत से डराने और धमकाने का लगातार प्रयास किया है। उसके हर एक शब्द में एक बहुत ही गहरी सच्चाई और दर्द छिपा हुआ था, जिसने पूरे न्यायालय को खामोश कर दिया। आर्यन से यह सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वह कटघरे में खड़े होकर बहुत ही पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने न्यायाधीश से कहा कि यह लड़की पूरी तरह से झूठ बोल रही है और मुझे एक बहुत बड़ी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। न्यायाधीश ने तुरंत अपना हथौड़ा मेज पर मारा और आर्यन को अदालत के नियमों का पालन करने की बहुत ही कड़ी और सख्त चेतावनी दी।
पुलिस वालों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती उसकी जगह पर फिर से बैठा दिया ताकि वह शांत रहे। इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब तान्या कपूर को सरकारी गवाह के रूप में अदालत में गवाही देने के लिए बुलाया गया। तान्या ने आर्यन की हर एक काली करतूत को बिना किसी डर के बहुत ही विस्तार से न्यायाधीश के सामने पूरी तरह से खोलकर रख दिया। उसने बताया कि कैसे आर्यन ने माया की हत्या करवाने की साजिश रची थी और अपनी सारी दौलत बचाने के लिए माफिया राका का सहारा लिया था। तान्या की इस गवाही ने आर्यन के बचे खुचे सारे रास्तों को हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया था। सरकारी वकील ने अपना अंतिम भाषण देते हुए कहा कि ऐसे खतरनाक और लालची इंसानों को समाज में खुलेआम घूमने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने अदालत से मांग की कि सिंघानिया परिवार की सारी बची हुई संपत्तियों को नीलाम करके उन सभी गरीब किसानों को उनका सारा पैसा वापस लौटाया जाए। आर्यन के वकील ने अपना सिर नीचे झुका लिया क्योंकि उनके पास बचाव के लिए अब कोई भी कानूनी या नैतिक दलील बिल्कुल भी नहीं बची थी। पूरी अदालत अब सिर्फ न्यायाधीश के उस बहुत बड़े और अंतिम फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। न्यायाधीश ने अपना चश्मा ठीक किया और एक बहुत ही लंबी फाइल को खोलकर उसे ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने एक ऐसा बहुत ही भयानक मामला आया है जिसमें दौलत के नशे में कुछ इंसानों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। सिंघानिया परिवार ने अपने अहंकार में न सिर्फ आम लोगों को बल्कि देश के कानून को भी अपने जूतों के नीचे दबाने की कोशिश की है। यह अदालत ऐसे किसी भी गंभीर अपराध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और उन्हें इसकी बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। न्यायाधीश ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए सिंघानिया समूह को पूरी तरह से दिवालिया और गैरकानूनी घोषित कर दिया। अदालत ने आदेश दिया कि उनकी बची हुई सारी संपत्तियों को तुरंत नीलाम करके सारे कर्जदारों और पीड़ितों को उनका पूरा पैसा सम्मान के साथ लौटाया जाए। आर्यन सिंघानिया को हत्या की साजिश रचने और अंतर्राष्ट्रीय माफिया के साथ मिलकर देश को धोखा देने के जुर्म में उम्र कैद की सख्त सजा सुनाई गई। यह फैसला सुनते ही आर्यन पूरी तरह से बेसुध होकर फर्श पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मिस्टर सिंघानिया को भी उनके सभी घोटालों और भ्रष्टाचार के कारण 10 साल की लंबी और बहुत ही कड़ी जेल की सजा सुनाई गई। यह सुनकर मिस्टर सिंघानिया को अपनी व्हीलचेयर पर ही एक बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ा और वे बुरी तरह से हांफने लगे। डॉक्टर तुरंत दौड़कर उनकी तरफ आए, लेकिन उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया था कि उनका यह घमंडी जीवन अब खत्म होने की कगार पर है। एक समय में पूरे मुंबई पर राज करने वाला यह परिवार आज सड़क के भिखारियों से भी ज्यादा दयनीय और लाचार बन गया था। माया ने बहुत ही शांति और संयम के साथ इस पूरे खौफनाक दृश्य को अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी खुशी या मुस्कान नहीं थी। उसने अपने दुश्मनों को पूरी तरह से हरा दिया था, लेकिन वह जानती थी कि यह जीत किसी जश्न का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा है। विक्रम उसके पास आया और उसने बहुत ही धीमे से कहा कि मैडम, हमारा सारा काम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और न्याय मिल गया है। माया ने सिर हिलाया और अपनी जगह से बहुत शान से उठी। अदालत की सारी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी और पुलिस वाले आर्यन को उसकी जगह से घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ ले जा रहे थे। आर्यन लगातार माया का नाम लेकर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था और उससे अपनी जान बख्शने की आखिरी भीख मांग रहा था। उसने कहा, हेन सफार्ड की MEMPB कि माया, मुझे एक आखिरी मौका दो मैं तुम्हारी सारी जिंदगी गुलामी करूंगा और तुम्हारे सारे काम बिना किसी शर्त के करूंगा। लेकिन माया ने उसकी इन सभी बातों को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और अपनी राह चलती रही। दरवाजे के बिल्कुल पास आकर माया अचानक कुछ पल के लिए रुक गई और उसने बहुत ही ठंडी नजरों से आर्यन की तरफ मुड़कर देखा। आर्यन की आंखों में आंसू भरे हुए थे और वह माया के पैरों में गिरने की बहुत ही बेताबी से कोशिश कर रहा था। माया ने अपनी तेज और गंभीर आवाज में कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि
तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और तुम्हें खत्म कर देगा। तुम हमेशा दूसरों को कुचलना चाहते थे, लेकिन आज खुद ही हमेशा के लिए कुचले जा चुके हो। माया ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह उम्र कैद की सजा तुम्हारे किए हुए भयानक पापों के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। तुम्हें हर रोज उस अंधेरी कालकोठरी में यह सोच सोचकर तड़पना पड़ेगा कि तुमने अपनी ही बेवकूफी से अपना सारा शानदार साम्राज्य पूरी तरह जला दिया। तुम्हारे पास अब न तो पैसा है और न ही कोई इज्जत, इसलिए तुम अब पूरी जिंदगी एक जिंदा लाश की तरह ही जियोगे। इतना कहने के बाद माया ने अपनी नजरें फेर लीं और अदालत के बड़े दरवाजे से बाहर निकल गई। अदालत के बाहर हजारों लोगों की भारी भीड़ जमा थी और वे सभी माया के समर्थन में बहुत ही जोर जोर से नारे लगा रहे थे। मीडिया के लोग माया के पास दौड़कर आए और उससे इस बड़ी और ऐतिहासिक जीत पर उसकी सच्ची प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करने लगे। माया ने बहुत ही विनम्रता के साथ सभी कैमरों की तरफ देखा और कहा कि आज सिर्फ मेरी नहीं बल्कि देश के पूरे न्यायतंत्र की जीत हुई है। यह जीत उन सभी गरीब लोगों की है जिन्हें ताकतवर लोगों ने हमेशा से कुचलने की कोशिश की है। विक्रम ने अपनी मजबूत सुरक्षा टीम के साथ मिलकर माया के लिए एक बहुत ही सुरक्षित रास्ता बनाया ताकि वह अपनी गाड़ी तक पहुंच सके। माया अपनी शानदार काली गाड़ी में बैठ गई और उसने राहत की एक बहुत ही लंबी और गहरी सांस ली, क्योंकि उसका बड़ा मिशन पूरा हो चुका था। शहर की वे बड़ी सड़कें जो कभी आर्यन सिंघानिया की दहशत से पूरी तरह कांपती थीं, आज वे माया की ताकत को सलाम कर रही थीं। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी और पीछे छूट गया वह अदालत का पूरा ऐतिहासिक और यादगार नजारा। अदालत के सख्त आदेश पर पुलिस ने सिंघानिया परिवार के सभी आलीशान बंगलों और महंगी गाड़ियों को पूरी तरह सील कर दिया। आर्यन की मां और परिवार के बाकी सदस्यों को उनके घर से बेइज्जत करके सरेआम सड़क पर बाहर निकाल दिया गया। उनके पास अब रहने के लिए कोई छत नहीं थी और न ही खाने के लिए कोई पैसा बचा था। उन्होंने अपने करीबी रिश्तेदारों से मदद मांगने की बहुत कोशिश की, लेकिन डर के मारे सभी ने अपने दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद कर लिए थे, जो उनके बुरे कर्मों का फल था। सिंघानिया परिवार को अब उसी भयानक गरीबी और भयंकर लाचारी का सीधा सामना करना पड़ रहा था जिसका उन्होंने हमेशा से मजाक उड़ाया था। वे मुंबई की सड़कों पर भूखे प्यासे भटक रहे थे और आम लोग उन्हें बहुत ही नफरत और तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। माया ने जो कसम उस भयानक पार्टी वाली रात को खाई थी, वह आज पूरी तरह से सच साबित हो चुकी थी और घमंड हार गया था। नियति ने अपना खेल बहुत ही सटीक तरीके से खेला था और सभी पापियों को उनके सही अंजाम तक पहुंचा दिया था। माया अपनी गगनचुंबी इमारत के उस शानदार और विशाल कार्यालय में वापस लौट आई, जहां उसके सारे कर्मचारी जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। उसने अपने हाथ से इशारा करके उस जश्न को रोक दिया और कहा कि हमें इस समय जश्न मनाने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। उसने अपने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक के लिए तुरंत बड़े बोर्डरूम में बुलाने का सख्त और सीधा आदेश दे दिया। वह अब अपने उस व्यापारिक साम्राज्य को और भी ज्यादा मजबूत और बड़ा बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। बोर्डरूम में माया ने एक बहुत ही बड़ी और शानदार घोषणा करते हुए कहा कि हम सिंघानिया समूह की नीलाम हुई सारी संपत्तियों को खरीद लेंगे, लेकिन हम उन फैक्ट्रियों और जमीनों का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए नहीं बल्कि गरीब लोगों की मदद के लिए एक बड़ा ट्रस्ट बनाने में करेंगे। उसने कहा कि इस ट्रस्ट के माध्यम से हम उन सभी बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देंगे जो पैसों की कमी के कारण कभी पढ़ नहीं पाते। सभी अधिकारियों ने माया की इस बहुत ही महान सोच की दिल से तारीफ की और समर्थन दिया। अगले दिन सुबह के सभी बड़े अखबारों में माया के इस बहुत ही नेक और शानदार फैसले की खबरें पहले पन्ने पर बहुत विस्तार से छपी हुई थीं। लोगों ने माया को इस शहर की एक नई और सबसे अच्छी रक्षक के रूप में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था, जो बहुत बड़ी बात थी। इंटरनेट
और सोशल मीडिया पर माया के समर्थन में बहुत सारे सकारात्मक संदेश लगातार आ रहे थे, जिसने उसे एक बहुत बड़ी हस्ती बना दिया था। आर्यन सिंघानिया का नाम अब सिर्फ एक गाली और बेवकूफ़ी का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर रह गया था। दोपहर के समय माया ने उसी अनाथालय का दौरा किया जहां वह पहले भी उन मासूम बच्चों से मिलने के लिए जा चुकी थी। बच्चे माया को देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने दौड़कर उसे अपने छोटे हाथों से पूरी तरह से घेर लिया। माया ने उन बच्चों को बहुत सारे नए खिलौने और किताबें भेंट कीं और उनके साथ बैठकर बहुत ही सुकून भरा समय बिताया। उसे महसूस हुआ कि असली खुशी किसी दुश्मन को हराने में नहीं, बल्कि इन गरीब बच्चों की मासूम मुस्कान में पूरी तरह से छिपी हुई है। जेल की उस खौफनाक और सीलन भरी दीवार के सहारे बैठा हुआ आर्यन लगातार अपने पुराने और आलीशान जीवन के बारे में सोच रहा था। उसे उस भव्य पार्टी की वह रात याद आ रही थी जब उसने माया का बहुत ही बुरी तरह से मजाक उड़ाकर उसे घर से निकाला था। आज वह खुद उसी हालत में पहुंच गया था और उसके पास रोने के अलावा कोई दूसरा विकल्प बिल्कुल भी नहीं बचा था। जेल के दूसरे खूंखार कैदी उसे बहुत ज्यादा परेशान करते थे और उसे अपनी ताकत का सही एहसास दिलाते रहते थे। आर्यन को अब यह बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया था कि पैसा इंसान को ताकत तो दे सकता है, लेकिन सम्मान कभी नहीं। उसने अपनी सारी दौलत का सिर्फ और सिर्फ गलत इस्तेमाल किया था और इसी वजह से उसका यह बहुत ही खौफनाक और बुरा अंत हुआ है। वह अपनी हथकड़ी लगी हुई कलाई को देखकर फूट फूट कर रोता था और भगवान से अपने किए हुए गुनाहों की लगातार माफी मांगता रहता था। लेकिन अब समय पूरी तरह से निकल चुका था और उसकी किसी भी माफी का कोई भी मतलब नहीं बचा था। शाम के समय माया अपने पेंट हाउस की बालकनी में एक बहुत ही सुंदर और आरामदायक कुर्सी पर बैठकर डूबते हुए सूरज को शांति से देख रही थी। शहर की रोशनी धीरे धीरे जलना शुरू हो रही थी और ठंडी हवा उसके चेहरे को बहुत ही प्यार से लगातार छू रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे पूरे शहर ने एक बहुत ही भयानक और काले सपने से जागकर एक नई और खूबसूरत सुबह की शुरुआत की है। विक्रम ने अंदर आकर उसे एक बहुत ही खास कॉफी दी और बिना कुछ बोले सम्मान के साथ खड़ा रहा। माया ने अपनी कॉफी का एक छोटा सा घूंट लिया और विक्रम की तरफ देखकर एक बहुत ही हल्की और सुकून भरी शांत मुस्कान दी। उसने कहा कि हमारा सफर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह तो एक बहुत ही नई और अच्छी शुरुआत है। हमें इस शहर को उन सभी भ्रष्ट और अहंकारी लोगों से हमेशा के लिए पूरी तरह से साफ करना है जो गरीबों का हक मारते हैं। विक्रम ने पूरे विश्वास के साथ सिर हिलाया और कहा कि वह हर कदम पर अपनी मालकिन का मजबूती से साथ देगा। मुंबई शहर के ऊपर आज का सूरज एक बिल्कुल नई और बेहद खूबसूरत चमक के साथ पूरे आसमान में उदित हो रहा था। यह सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि व्यापारिक इतिहास में एक बिल्कुल नए और सुनहरे युग का महान आरंभ था। आर्यन सिंघानिया का वह पुराना और भयानक घमंड अब हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में पूरी तरह से दफन हो चुका था। आम लोगों के दिलों में अब डर की जगह एक नई उम्मीद और गहरा सुकून पूरी तरह से बस चुका था, जो बदलाव का सीधा संकेत था। माया अपनी उस विशाल गगनचुंबी इमारत के सबसे ऊपरी माले पर स्थित शानदार कार्यालय में एक बड़ी कांच की खिड़की के पास शांति से खड़ी थी। वह नीचे शहर की तेज रफ्तार और उन खूबसूरत इमारतों को बहुत ही गहरी नजरों से निहार रही थी। उसके चेहरे पर अब किसी ऐसे एक्स का से भाई भी तरह का कोई गुस्सा या बदले की भयानक आग बिल्कुल भी नहीं बची थी। उसकी जगह अब एक बहुत ही अजीब सी शांति और एक बड़ी जिम्मेदारी के महान एहसास ने पूरी तरह से ले ली थी, जो उसे शासक बनाता था। विक्रम ने कमरे का बड़ा दरवाजा हल्के से खटखटाया और सम्मान के साथ अपना सिर झुकाते हुए अंदर प्रवेश किया। उसके हाथों में आज कोई भयानक रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि वह एक बहुत अच्छी और खुशी से भरी हुई खबर लेकर आया था। विक्रम ने माया को खुशी के साथ बताया कि हमारी कंपनी ने
उन गरीब किसानों की सारी जमीनें उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस लौटा दी हैं। किसानों ने खुशी से रोते हुए माया को अपनी बहुत सारी दुआएं और दिल से सच्चा आशीर्वाद दिया है। माया के चेहरे पर यह सुकून देने वाली खबर सुनकर एक बेहद खूबसूरत और सच्ची मुस्कान पूरी तरह से उभर आई। उसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए एक गहरी सांस ली, क्योंकि यह उसकी सबसे बड़ी और अहम जीत का असली परिणाम था। उसने विक्रम से कहा कि हमारा असली काम सिर्फ दुश्मनों को बर्बाद करना नहीं है, बल्कि उन बेगुनाह लोगों की जिंदगी को फिर से सजाना है। दौलत का सबसे अच्छा और सच्चा इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की तकलीफ को कम करने और उन्हें खुशी देने में ही हमेशा होता है। माया ने आज अपने सारे बड़े और वरिष्ठ अधिकारियों की एक बहुत ही अहम और विशेष बैठक अपने विशाल बोर्डरूम में पूरी तरह से बुलाई थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य किसी नई कंपनी को खरीदना नहीं था, बल्कि शहर के सबसे शानदार अस्पताल के निर्माण की योजना को अपने विशाल बोर्डरूम में अंतिम रूप देना था। यह अस्पताल पूरी तरह से मुफ्त होगा और इसमें शहर के सभी गरीब और असहाय लोगों का बहुत ही बेहतरीन इलाज किया जाएगा। सभी अधिकारी माया के इस बहुत ही महान और बड़े फैसले से बेहद ज्यादा प्रभावित और बहुत खुश थे। माया ने अपनी कुर्सी से उठकर अपने सभी वफादार और मेहनती कर्मचारियों को बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ सीधे तौर पर संबोधित किया। उसने कहा कि हमने पिछले कुछ दिनों में एक बहुत ही भयानक तूफान का बहुत ही मजबूती के साथ डटकर सामना किया है। आर्यन सिंघानिया जैसे घमंडी लोगों ने हमारी ताकत और सच्चाई को गलत तरीके से आंकने की एक भारी भूल की थी, जिसका अंजाम भयानक हुआ। लेकिन अब हमें अपने सारे पुराने घावों को भूलकर भविष्य की तरफ एक नई और बहुत ही मजबूत शुरुआत के लिए पूरी तरह आगे बढ़ना है। सिंघानिया समूह के वे सारे पुराने और बेगुनाह कर्मचारी जो आर्यन की बेवकूफी के कारण अपनी नौकरी गंवा चुके थे, आज माया की कंपनी में बहुत खुश थे। माया ने उन सभी लोगों को बहुत ही सम्मान के साथ उनके पुराने पदों पर अच्छी तनख्वाह के साथ वापस काम पर रख लिया था। उन सभी कर्मचारियों के दिलों में माया के लिए अब एक भगवान जैसी जगह बन चुकी थी, क्योंकि उसने उनके छोटे बच्चों को भूखा सोने से बचा लिया था। यह माया की असली और सबसे बड़ी ताकत थी, जो उसे हमेशा दूसरों से अलग बनाती थी। तान्या कपूर, जो कभी आर्यन के साथ अपनी शादी के झूठे सपने सजाकर खुद को शहर की महारानी समझने लगी थी, आज गुमनाम हो गई थी। अदालत में आर्यन के खिलाफ गवाही देने के बाद उसने इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ दिया था और वह किसी दूर छोटे से शहर में चली गई थी। तान्या को यह बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि घमंड और लालच का रास्ता सिर्फ एक भयानक बर्बादी की तरफ जाता है। उसने अपनी बाकी की पूरी जिंदगी बिल्कुल अकेले बिताने का कड़ा फैसला किया। जेल की अंधेरी और बदबूदार कालकोठरी में आर्यन सिंघानिया अपनी उम्र कैद की खौफनाक सजा का हर एक भयानक दिन बुरी तरह से काट रहा था। वह दिन भर पत्थर तोड़ने का बहुत ही ज्यादा कठिन काम करता था, जिससे उसके दोनों हाथ छिल गए थे और खून बहता था। जब भी वह रात को सोने की कोशिश करता था, तो माया का वह शांत और विजयी चेहरा उसकी आंखों के सामने एक भूत की तरह आ जाता था। वह रोते हुए अपनी उस पुरानी और घमंडी जिंदगी को हमेशा याद करता था, जो अब पूरी तरह खत्म थी। माफिया राका, जो कभी इस पूरे शहर में अपनी दहशत और खौफ का कारोबार चलाता था, अब पूरी तरह से एक भगोड़ा और लाचार इंसान बन चुका था। माया की एक बहुत ही चालाक चाल ने उसके सारे काले धन और उसके सभी विदेशी बैंक खातों को एक ही दिन में पूरी तरह से सील करवा दिया था। राका अब पुलिस से छिपने के लिए जगह जगह चूहों की तरह मारे मारे फिर रहा था और उसे अपनी जान का डर सता रहा था। माया ने बुराई की हर एक मजबूत जड़ को पूरी तरह से उखाड़ फेंका था। देश के सभी बड़े समाचार चैनलों और अखबारों ने अब माया को एक महान आदर्श और समाज की एक सच्ची नायिका के रूप में पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। जो मीडिया वाले पहले कभी आर्यन की दौलत के आगे झुकते थे, आज वे सभी
सिर्फ माया की तारीफों के लंबे पुल बांधने में लगे हुए थे। माया की जीवन की यह खौफनाक कहानी अब स्कूल के छोटे बच्चों को एक बहुत बड़े और अच्छे सबक के रूप में बड़े प्यार से सुनाई जाने लगी थी। यह सच्चाई और न्याय की एक बहुत ही शानदार और बड़ी मिसाल थी। दोपहर के समय माया अपनी गाड़ी में बैठकर सिंघानिया परिवार की उस पुरानी और खौफनाक हवेली के सामने एक बार फिर से जाकर शांति से खड़ी हो गई। यह वही मनहूस जगह थी जहां आर्यन ने उसे अपने सारे झूठे दोस्तों के सामने बहुत बुरी तरह से जलील करके धक्के मारकर घर से निकाला था। आज यह विशाल हवेली पूरी तरह से वीरान और खामोश पड़ी थी और इसके बड़े लोहे के दरवाजों पर पुलिस का भारी ताला लटका हुआ था। माया ने उस हवेली को देखकर एक बहुत ही ठंडी और सुकून भरी गहरी सांस ली। माया ने विक्रम को अपने पास बहुत ही धीरे से बुलाया और उस बंद पड़ी खौफनाक हवेली की तरफ इशारा करते हुए एक बहुत ही अहम आदेश दिया। उसने कहा कि मैंने इस पूरी विवादित हवेली को कानूनी तरीके से पूरी तरह से खरीद लिया है और अब मैं इसका नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाली हूं। हम इस जगह को तोड़कर यहां शहर की सबसे बड़ी और आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में किताबें पढ़ सकेंगे। यह उस भयानक अहंकार की जगह पर एक बहुत ही सच्चा और खूबसूरत ज्ञान का मंदिर होगा। विक्रम माया के इस बहुत ही महान फैसले को सुनकर अंदर तक पूरी तरह से हिल गया और उसकी आंखों में मालकिन के लिए बहुत ज्यादा सम्मान छलक आया। उसने कहा कि मैडम, आपकी सोच इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अलग और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, जो आपको सच में एक सच्ची महारानी बनाती है। आपने आर्यन के उस भयानक घमंड और उसकी नफरत को एक बहुत ही अच्छे और शानदार आशीर्वाद में बदल कर रख दिया है। विक्रम ने बहुत ही गहरे और सच्चे सम्मान के साथ अपना सिर माया के सामने झुका दिया। शाम के समय माया की उस शानदार इमारत में एक बहुत ही भव्य पार्टी का शानदार आयोजन किया गया था, जो पहले वाली पार्टी से बिल्कुल अलग थी। इस पार्टी में शहर के सिर्फ अमीर लोग ही नहीं, बल्कि अनाथालय के छोटे बच्चे और वे सभी गरीब किसान भी बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ बुलाए गए थे। पूरा हॉल खूबसूरत फूलों और सुंदर रोशनी से पूरी तरह जगमगा रहा था और हर तरफ सिर्फ खुशी और नई उम्मीद का शानदार माहौल था। माया इस पूरी शानदार पार्टी की सबसे बड़ी और मुख्य मेजबान बनकर वहां मौजूद थी। माया ने आज कोई बहुत ज्यादा महंगा सूट नहीं पहना था, बल्कि उसने एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद खूबसूरत सफेद रंग की सूती साड़ी शान से पहनी हुई थी। उसकी यह सादगी ही उसकी सबसे बड़ी और असली ताकत थी, जो उसे उन सभी दिखावे वाले झूठे और लालची लोगों से पूरी तरह अलग और महान बनाती थी। उसके गले में सिर्फ एक छोटा सा लॉकेट था, जो उसकी मां की निशानी थी और जो उसे हमेशा मजबूत रहने का गहरा एहसास दिलाता था। माया सचमुच एक बहुत ही सुंदर और ताकतवर देवी की तरह लग रही थी। पार्टी में माया हर गरीब इंसान और छोटे किसानों से खुद जाकर प्यार और गहरे सम्मान के साथ मिल रही थी और उनकी बातें सुन रही थी। वह आर्यन की तरह किसी ऊंचे मंच पर खड़े होकर अपना झूठा घमंड नहीं दिखा रही थी, बल्कि आम लोगों के बीच जाकर उनके दुख को पूरी तरह समझ रही थी। एक बहुत ही बूढ़ी और कमजोर महिला ने रोते हुए माया के सिर पर हाथ रखा और उसे एक लंबी और खुशहाल जिंदगी का सच्चा आशीर्वाद दिया। माया ने उस महिला के दोनों हाथों को प्यार से चूम लिया। रात के खाने के बाद माया ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना पानी का गिलास हवा में उठाया ताकि वह लोगों को अपनी बात कह सके। पूरे हॉल में एकदम से गहरी और सम्मानजनक शांति छा गई और सभी लोग माया के चेहरे की तरफ पूरी तरह से देखने लगे। माया ने कहा कि ये बड़ी पार्टी मेरी किसी जीत का जश्न नहीं है, बल्कि यह आप सभी लोगों की कभी न टूटने वाली हिम्मत का शानदार जश्न है। आप सभी लोगों ने मिलकर एक बड़े और घमंडी राक्षस को हराने में मेरी बहुत मदद की है। माया ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में एक कड़वा सबक सीखा है कि दौलत से आप कभी किसी का सच्चा प्यार नहीं खरीद सकते। आर्यन ने पैसों के दम पर लोगों को डराया और जलील किया,
लेकिन अंत में उसका सारा घमंड मिट्टी में पूरी तरह से मिल गया। मेरी असली दौलत आप सभी लोगों का यह सच्चा प्यार और अटूट विश्वास है जो मुझे आगे बढ़ने की बहुत बड़ी ताकत हमेशा देता है। हम सब मिलकर इस शहर को एक बहुत ही खूबसूरत और नई उम्मीद का शानदार घर बनाएंगे। माया के इन खूबसूरत और सच्चे शब्दों को सुनकर पूरे हॉल में तालियों की एक बहुत ही जोरदार गड़गड़ाहट पूरी तरह से गूंज उठी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बच्चों ने माया के चारों तरफ गोल घेरा बनाकर खुशी से नाचना शुरू कर दिया और किसानों ने भी चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ जश्न मनाया। माया भी उन छोटे बच्चों के साथ मिलकर बहुत खुशी और मस्ती से नाचने लगी और अपने सारे भारी तनाव को पूरी तरह भूल गई। यह उस रात का सबसे खूबसूरत और एक बहुत ही यादगार दृश्य था। देर रात जब वह शानदार पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई तो सभी मेहमान बहुत खुशी और नई उम्मीद के साथ अपने घरों की तरफ लौटने लगे। विक्रम और उसकी मजबूत टीम ने सभी लोगों को सुरक्षा और सम्मान के साथ उनकी गाड़ियों तक पहुंचाया और उन्हें प्यार से विदा किया। पूरा हॉल अब धीरे धीरे खाली हो रहा था और वहां सिर्फ फूलों की मीठी और बहुत खूबसूरत महक बाकी रह गई थी। माया अपनी जगह पर बहुत शांति से खड़ी होकर उन जाते हुए खुशहाल चेहरों को प्यार से देख रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद माया अकेले ही लिफ्ट में बैठ गई और उसने इमारत के सबसे ऊपरी और शानदार छत का बटन धीरे से दबा दिया। वह इस थकान के बाद कुछ देर के लिए बिल्कुल अकेली और शांत हवा में अपना समय बिताना पूरी तरह चाहती थी। लिफ्ट के दरवाजे खुले और माया उस विशाल छत पर बाहर निकल आई, जहां से पूरा शहर सितारों की तरह टिमटिमाता हुआ नजर आ रहा था। ठंडी और तेज हवा ने माया के बालों को बहुत प्यार से उड़ा दिया और उसे एक गहरी और सच्ची शांति पूरी तरह से दी। माया उस इमारत की किनारे वाली मजबूत रेलिंग के पास जाकर खामोशी के साथ खड़ी हो गई और उसने अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर लीं। उसे वह दिन याद आ रहा था जब वह एक गरीब और बेसहारा लड़की थी जिसे इस जालिम दुनिया ने कुचलने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और अपने मजबूत इरादों और सच्ची मेहनत के दम पर आज वह दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच गई थी। यह सफर बहुत मुश्किल था, लेकिन यह पूरी तरह से शानदार और बहुत ही ज्यादा सफल साबित हुआ था। माया ने उन सभी लोगों को गलत साबित कर दिया था जो सोचते थे कि एक गरीब लड़की कभी किस्मत नहीं बदल सकती। उसने सिर्फ अपने लिए एक बड़ा साम्राज्य ही नहीं बनाया था, बल्कि समाज की सभी पुरानी घमंडी सोच को भी हमेशा के लिए तोड़ दिया था। आज वह पूरे शहर की सबसे ताकतवर इंसान थी, लेकिन उसके दिल में आज भी वही मासूम लड़की जिंदा थी। उसकी यह कामयाबी दुनिया के किसी महान चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं थी और सबको अच्छी प्रेरणा देती थी। कहानी का यह अहम सफर अब अपने सबसे खूबसूरत अंत तक पूरी तरह से पहुंच चुका था, जहां सच्चाई की एक बड़ी जीत हुई थी। माया ने उस रेलिंग को प्यार से छुआ और आखिरी बार उस पूरे चमकते शहर को अपनी गहरी आंखों में हमेशा के लिए कैद कर लिया। वह वापस मुड़ी और अपने वफादार विक्रम के साथ उस भारी छत के दरवाजे से अंदर की तरफ पूरी शान से चली गई। इस तरह उस घमंडी परिवार का भयानक अंत हुआ और माया के एक नए साम्राज्य का बहुत ही शानदार उदय हुआ।